लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आज हमारे साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपर्ट हैं जिन्होंने एसएसबी में बहुत काम किया है। एंड ये आप लोगों को जो आज टिप्स देंगे हाउ टू गेट योरसेल्फ रिकमेंडेड इन एसएसबी, और इनका फर्स्ट हैंड नॉलेज है और ये बड़े प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं। और ये मेरी यूनिट के ऑफिसर हैं। मैंने बोला हमारी यूनिट के 17 जवान जो है वो ऑलरेडी ऑफिसर बन चुके हैं, एंड मोस्ट ऑफ दीज वर कोच्ड एंड टॉट बाय हिम। तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ कर्नल साहब से, जो अभी एसएसबी में रह चुके हैं और 3 साल की नौकरी की है, और ये आपको आज कुछ टिप्स देंगे। वेलकम कर्नल भारद्वाज, वेलकम टू द शो, and I extend a warm welcome to you from the student side also, and most of them are army aspirants, and a few of them are navy and the air force as well. अच्छा, आप हमें ये बताइए सबसे पहले, ये जो बार बार एडवर्टाइजमेंट में आता है डू यू हैव इट इन यू, ये आर्मी क्या कहना चाहती है हिंदुस्तान के यूथ को? डू यू हैव इट इन यू, और इज इट ओनली फॉर द आर्मी, और या नेवी और एयरफोर्स वाले भी कुछ ऐसी ही उम्मीद रखते हैं? आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ जी, sir, thank you so much for inviting me for the talk, and I love to interact with the young budding aspirants for the armed forces, and I want to assure you and clear you certain things. सबसे पहली चीज जो हम SSB के लिए तैयारी करते हैं, that is not for armed forces only. SSB is teaches you a way of life. Armed forces is a way of life. और उस वे ऑफ लाइफ के अंदर में यू हैव टू बी अ डिसिप्लिन्ड सोल्जर फर्स्ट। आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए देश के लिए, और ये जो एसएसबी है ये उसी रास्ते पे आपको गाइड करता है। ये आपको ऑर्गेनाइज कराता है कि आप जब सुबह उठते हैं से लेके जब तक आप सोते हैं तब तक यू मस्ट हैव अ रूटीन सेट इन यू। एक थोड़ी सी डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए, जिसमें सुबह उठ के सबसे पहले दौड़ के लिए जाना, थोड़ा सा व्यायाम करना, that is exercises. After that you become aware by reading the newspaper, so that you should know what is happening in your country. Here I want to assure you that nobody is concerned that you are from which state, which tribe, which caste, anything. They just want to know that are you an Indian. आपके अंदर में देश के लिए कोई जज्बा है? अगर वो चीज आपके अंदर है, लेट मी टेल यू, जो लोग आपको असेस करेंगे एसएसबी में वो भी इंसान बैठे हैं। अगर आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स निकल रही है देश के लिए, और आपके अंदर एक चीज है हंगर टू डू वेल इन लाइफ, तो हम कोई चीज नहीं होते आपको रोकने वाले। उल्टा, अगर आप 20 नंबर डिजर्व करते हैं, हम आपको 30 नंबर देंगे। अगर आपके अंदर से वो पॉजिटिव वाइब्स निकल रही हैं कि मैंने कुछ कर दिखाना है। We are looking for motivated youth of today. नहीं, आप हमें ये बताइए, जो डू यू हैव इट इन यू है, ये व्हाट इज दैट दे आर लुकिंग फॉर? वो क्या चीज ढूंढ रहे हैं जब वो कहते हैं ओपनली डू यू हैव इट इन यू? वो क्या चीज ढूंढ रहे हैं? जो डू यू हैव इट इन यू है, ये जो मैंने अभी तक आपको बोला है, ये इसी में से आप निचोड़ निकाल सकते हैं कि सबसे पहले यू शुड हैव सेल्फ मोटिवेशन। आप मोटिवेटेड होने चाहिए अंदर से। ये नहीं कि फादर फौज में थे कि बेटा तू भी फौज में जाएगा तो बदोबदी भेजा जा रहा है। नो, इट हैज टू बी सेल्फ मोटिवेशन। आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए, यस आई वांट टू डू समथिंग। एंड लेट मी टेल यू, गर्ल्स ऑफ टुडे आर नो लेस देन द बॉयज। गर्ल्स आर इक्वली डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन द आर्म्ड फोर्सेस। सो डू यू हैव इट इन यू इज सबसे पहले इज योर सेल्फ मोटिवेशन। नाउ सेल्फ मोटिवेशन इन्वॉल्व्स एवरीथिंग, मेकिंग योरसेल्फ अवेयर on a daily basis what is happening around you in the country or maybe internationally also, so that you become an important part in the national growth. Secondly, do you have it in you is कि अगर आप अपने आप को देश का एक भाग समझना चाहते हैं तो you have to keep yourself physically fit. यानी रोज आपको दौड़ने के लिए जाना है, अपने आप को फिजिकल फिट रखना है, बिकॉज जो भी आपको असाइनमेंट दिया जाएगा उसके अंदर इट विल डिमांड फिजिकल फिटनेस, विच इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट इन डू यू हैव इट इन यूएस कि क्या आप विलिंगली कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना चाहते हैं, विच इज कॉल्ड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, SOR। 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती हैं। जब आपने एसएसबी की अगर गाइड खोली होगी उसके अंदर 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है।
वो सारी क्वालिटीज आपका डू यू हैव इट इन यू के आपके जज्बे को हर एस्पेक्ट से जाहिर करती हैं। इन 15 ऑफ सेलेक्ट क्वालिटीज में 6-7 क्वालिटीज ऐसी हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हैं जिन पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वो है सबसे पहले सोशल एडेप्टेबिलिटी। सोशल एडेप्टेबिलिटी मींस कि क्या सोशली आप अपने पीयर्स, अपने जूनियर्स और अपने सीनियर्स के साथ में एडजस्ट कर पाते हैं, क्योंकि हर जगह हर 2-3 साल बाद आपकी पोस्टिंग एक नई जगह होगी, न्यू सेट ऑफ पीपल विल बी देयर, तो आर यू इजीली एडजस्टेबल इन सच एन एनवायरनमेंट? अच्छा, अभी आपने हमें बताई 15 क्वालिटीज के बारे में, दे आर फैक्टर 1 2 3 4 जो है, जो जिनको टेस्ट करते हैं। तो अभी सबसे पहले हम आपसे ये पूछते हैं कि अगर जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट करते हैं, जीटीओ करते हैं और आईओ करते हैं। तो फर्स्ट विल एड्रेस द साइकोलॉजिस्ट पार्ट। आप हमें ये बताइए, जो साइकोलॉजिस्ट के 4 टेस्ट हैं, इसमें ये 15 क्वालिटीज कैसे चेक करते हैं और कैसे देखी जाती हैं? मान लो आप चेक कर रहे हैं, जब पेपर चेक कर रहे हैं, स्टोरी लिखी हुई है, आप उसमें से 15 क्वालिटीज कैसे निकालते हैं कि उसमें है कि नहीं है, या उसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स को आप देखते हैं? सबसे पहले मैं आऊंगा टीएटी के ऊपर। टीएटी का फुल फॉर्म होता है थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। थीमेटिक से आप समझते हैं थीम, यानी कोई एक सब्जेक्ट आपको दिया जाता है, क्या आपकी स्टोरी जो है उस थीम से रिलेटेड है, या जो पिक्चर आपको दिखाई जा रही है उससे रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड थीमेटिक। एपर्सेप्शन का मतलब होता है कि सबकॉन्शियसली आपका परसेप्शन क्या है उसके बारे में, और ये एक टेस्ट के तौर पे होता है। अब क्या चीज है परसेप्शन, वो मैं बताऊंगा आपको। अगर आपको एक फोटो दी जाती है विच में कोई नेगेटिव सीन है, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो रखा है, तो उस टाइम पर आपने सबसे पहले अपने से सवाल करना है कि मेरे को फोटो में क्या नजर आ रहा है। मेरे को नजर आ रहा है कि एक कार है और एक तांगा है जिसका एक्सीडेंट हो रखा है, तांगे का घोड़ा नीचे गिरा हुआ है और तांगे वाला भी नीचे जमीन पे गिरा हुआ है वहां पे, और कार के अंदर से एक ड्राइवर बाहर निकल रहा है, यानी एक ऐसा सीन जिसमें एक्सीडेंट है, जिसमें 1-2 को चोट लगी है और वगैरह। जब आप इस तरह से आप अपना सीन को देख के आपने, अब आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, साइकोलॉजिस्ट विल टेल यू कि लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर परसेप्शन। In this test, a number of pictures will be shown to you one after the other. On seeing each picture, you have to write a story based on what led to the situation, what is going on, and what is going to be the outcome. That is, कि पहले क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है, और आगे आने वाले सीन में क्या होने वाला है। तो जैसी आपने एक्सीडेंट की फोटो देखी, जब आप स्टोरी लिखने बैठते हैं, इसमें आपने पहले शुरू करना है इसके पहले क्या हुआ था। अब इसके पहले क्या हुआ था, एक सड़क थी, सड़क के ऊपर ट्रैफिक चल रहा था, और एक आप जा रहे थे सड़क के किनारे, जब आपने देखा कि एक कार आई जो कि तांगे से टकरा गई। अब टकराने के बाद क्या हुआ कि तांगे से टकराने के बाद तांगे वाला नीचे गिर गया, उसको हल्की सी चोट आई, और जो घोड़ा है वो कार से टकराया, उसको भी चोट आई, और कार वाला बाहर निकलता है। अब आप एज हीरो या हीरोइन ऑफ द स्टोरी, आपकी कोई जिम्मेवारियां बनती हैं। तो क्या जिम्मेवारी बनती है, आपने इमीडिएटली आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा किया, और इमीडिएटली जो तांगे वाला था उसको किसी ऑटो में या कार में या टैक्सी में डाल के उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। साथ ही साथ आपने पास में वेटनरी हॉस्पिटल था, उससे कांटेक्ट करके आपने घोड़े को भी क्या बोलते हैं भेज दिया इलाज के लिए, और साथ ही साथ में आपने पुलिस को भी रिपोर्ट दे दी, जिसके अंदर में वो कार वाला जो कसूरवार था वो पकड़ा गया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ दिनों में वो तांगे वाला भी ठीक हो गया, और इन द मीन टाइम आपने तांगे वाले के परिवार को भी इन्फॉर्म कर दिया कि वो तांगे वाला इंजर्ड हो गया था, उसको हमने फलाने हॉस्पिटल में पहुंचा दिया है और वो अब ठीक है। और उसी तरीके से घोड़ा भी ठीक ठाक होके आ गया और तांगे वाला फिर अपनी नौकरी पे जाहिर हो गया। कहने का मतलब है कि सिचुएशन थोड़ी सी नेगेटिव थी, उसके बावजूद आपने स्टोरी को इस तरह से बनाया कि जो होना था वो तो हो गया, लेकिन उसके आगे आने क्या होने वाला एक्सक्यूज मी, और उसमें आपने ये बताया कि उसका टाइम पे इलाज कर दिया गया, सब लोगों ने मिलके उनकी मदद की, और एंड में जाके वो ठीक ठाक होके वापस अपनी नौकरी पे काम पे लग गया। तो दिस इज कॉल्ड अ पॉजिटिव स्टोरी। तो थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट में हम क्या चाहते हैं कि अगर सीन नेगेटिव भी हो जाता है, पहली बार तो आपको एक्सेप्ट करना है कि सीन जो हो गया वो नेगेटिव हो गया, डजंट मैटर, लेकिन उसके बाद आपने एक पॉजिटिव आउटकम दिखाना है, मतलब कि नतीजा क्या निकला उस स्टोरी का, एक पॉजिटिव निकला।
तो थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट इज सबकॉन्शियसली चेकिंग कि आपका रवैया या एटीट्यूड टुवर्ड्स एक नेगेटिव चीज की तरफ कैसा है, करेक्ट। इसके बाद हम आते हैं सेकंड टेस्ट पे, विच इज कॉल्ड वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ये टेस्ट जो है इसके अंदर में 60 वर्ड 60 वर्ड आपको एक के बाद एक दिखाए जाते हैं और हर वर्ड के लिए आपको 15 सेकंड मिलते हैं। यानी उस 15 सेकंड में आपने वर्ड को भी पहचानना है, वर्ड के मीनिंग को अपने मन में ठान लेना है और उसी 15 सेकंड में आपने एक सेंटेंस लिखना है। उसमें साइकोलॉजिस्ट आपको बताएगा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज अगेन अ टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन। इसमें क्या है कि WAT के अंदर में द वर्ड विल अपीयर and immediately what the psychologist tells you is, on seeing each word, whatever is the first thought or idea that comes to your mind, please write down in a form of a sentence. You may or may not use the word while making a sentence, but you can use the word in some other form. अभी अगर वर्ड आया है एजुकेट और आपने अगर सेंटेंस में एजुकेशन बना दिया या एजुकेटेड बना दिया, दैट इज करेक्ट, दैट इज ऑन द करेक्ट लाइंस। अगर ये वर्ड नंबर 1 था, यू डोंट हैव टू राइट 1 के आगे एजुकेट, नो, जस्ट स्टार्ट राइटिंग द सेंटेंस, क्योंकि 15 सेकंड में आपने सिर्फ सेंटेंस लिख पाओगे। जब हम चेक करने के लिए बैठते हैं, अगर आपने सही सीरियल नंबर के सामने अपने सेंटेंस लिखे हैं, हमको पता है कि कौन से सीरियल नंबर पे कौन सा वर्ड आया था, ऑटोमेटिकली वी विल स्टार्ट चेकिंग अकॉर्डिंगली। तो इसमें सीरियल नंबर का बहुत ध्यान रखना होता है। अगर किसी वर्ड को आप पढ़ो और आपको उसका मीनिंग समझ में ना आए और सेंटेंस नहीं बना पाते, तो कोशिश करिए कि उस वाले एरिया को ब्लैंक छोड़ दीजिए और अगले वाले पे चले जाइए। ये सीक्वेंस को गलत नहीं करना, जो आपका 1 2 3 4 का सीक्वेंस है उसको ध्यान में रखने वाली बात है। कोशिश ये करिए कि पहली बार तो WAT में कोई भी सेंटेंस ब्लैंक नहीं जाना चाहिए। तो हर एक के आगे आपने सेंटेंस लिखना है। नॉर्मल कोई भी आप सेंटेंस लिख दीजिए। सेंटेंस किस तरीके का लिखना है उसको हम ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस बोलते हैं। ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस का मतलब एज यू ऑब्जर्व। अभी वर्ड था नाइफ, KNIFE, चाकू। कोई लिखेगा कि रॉबर्स किल पीपल विद अ नाइफ, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। कोई लिखेगा माय मदर चॉप्स वेजिटेबल्स विद अ नाइफ, दैट इज पॉजिटिव, लेकिन इसमें माय आ गया विच इज अ पर्सनल सेंटेंस विच इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। होना क्या चाहिए? ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस। ऑब्जर्वेशन मींस इन अ वे यू कैन से थर्ड पर्सन। तो होना क्या चाहिए? नाइफ इज अ यूटेंसिल इन किचन फॉर चॉपिंग वेजिटेबल्स। तो अगर आपने किसी चीज का काम भी लिख दिया, दैट इज ऑल्सो गुड सेंटेंस। तो दिस यू मस्ट कीप इन माइंड। WAT के अंदर में यू हैव टू राइट ऑब्जर्वेशनल सेंटेंसेस। इसके अलावा कोई भी अदर टाइप ऑफ दिस सेंटेंस नहीं लिखना है जिसके अंदर में कौन सी चीजें हैं, जैसे कि गॉस्पल। गॉस्पल का मतलब ट्रुथ। ट्रुथ नहीं लिखना आपने। जैसे वर्ड आया ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट। फादर आया, महात्मा गांधी इज फादर ऑफ द नेशन, नो, ये सेंटेंसेस नहीं लिखने आपने। इसी तरह से आपने पक्के पकाए सेंटेंसेस को नहीं लिखना जिनको हम इंग्लिश में क्लीशे बोलते हैं, जैसे कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो स्कूल में दीवारों के ऊपर लिखे होते हैं, ये सब नहीं लिखने आपने। आपने अपना इंग्लिश का एक सेंटेंस बना के लिखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप 15 ऑफिशियल क्वालिटीज देखेंगे, इसमें जो सबसे पहली क्वालिटी है EI, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, यहाँ पे ये चीज चेक सबसे पहले हो रही है। वो ये चेक हो रही है कि क्या आप अपना दिमाग इस्तेमाल करके एक सेंटेंस लिख सकते हैं। इसमें एक और चीज का ध्यान रखिए, सेंटेंसेस टोटल जो आपने लिखने वो 60 और ऑफिशियल क्वालिटीज हैं 15। तो व्हेन यू डिवाइड 60 by 15 यू कम टू 4, यानी हर क्वालिटी के 4 वर्ड इसमें दे रखे हैं। अगर आप देखेंगे फर्स्ट क्वालिटी इन ऑफिशियल क्वालिटीज इज EI, इफेक्टिव इंटेलिजेंस। तो सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 15 बताया था मैंने, सेंटेंस नंबर 16, सेंटेंस नंबर 31 एंड सेंटेंस नंबर 46 is going to be a word referring to quality number 1. तो अगर आपने 1, 16, 36 और 40 ये करेक्शन 46, अगर आपने ये वाले सेंटेंसेस में से कोई भी गलत किया तो दैट मींस क्वालिटी नंबर 1 में आप वीक हैं। This is how the checking is done in WAT. Now we come to the third test which is called SRT, situation reaction test. इसके अंदर में आपको एक बुकलेट दी जाएगी जिसमें 60 सिचुएशंस दे रखी होंगी। आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, यानी कि
हर सिचुएशन को करने के लिए 30 सेकंड्स हैं आपके पास। तो आपने करना क्या है, वो जो सिचुएशन है वो भी 2-3 लाइनों की होती है, तो उसको जल्दी जल्दी एकाग्र मन से पढ़ना है विद कंसंट्रेशन, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि पूछ क्या रहा है वो उसके अंदर। उसमें सपोज पूछ रहा है आपको कि यू एज अ बॉय आर गोइंग विद योर गर्लफ्रेंड थ्रू अ जंगल, shortcut through a jungle, and suddenly 3 robbers come in front of you and they say you move ahead, we'll spare you, leave your girlfriend behind. उसको बोलेंगे he, उसको डॉट 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 डॉट, नाउ यू आर सपोज टू राइट। जब आप एसआरटी में जवाब लिखते हैं उसमें आप कोशिश करिए कि क्रिप्टिक लैंग्वेज को यूज करिए। क्रिप्टिक का मतलब छोटे छोटे वर्ड्स में यूज करिए, जिससे ज्यादा एक्शंस को आप कम सेंटेंसेस में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर यही सिचुएशन थी तो इसमें ये लिखेगा he tells his girlfriend to start running back to the road, comma, takes on the 3 robbers by fighting with them, comma, in the meantime the girlfriend calls for help from the main road, comma, and the help comes in, assists the boy and the girl, and these 3 robbers are caught, full stop. तो आपने क्या किया, वो जो नेगेटिव सिचुएशन थी उसमें आपने ये 3-4 एक्शन ले लिए जिसको आपने 2 सेंटेंसेस में लिख दिया और द सिचुएशन इज कंप्लीट। इसी तरीके से आपने हर एसआरटी के सिचुएशन को करना है। देन यू मूव टू एसआरटी नंबर 2, उसमें आपका जो डोजियर है, डोजियर के अंदर इसी तरीके से आएगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा गैप दिया होगा जहां पे आप 2-2, 3-3 सेंटेंस लिख सकते हैं, उसमें फिर आपने इस तरीके से लिखना है। कोशिश करिए कि जितने ज्यादा आप एसआरटी कर पाते हैं उसको आप करिए, बीच में ब्लैंक नहीं छोड़ने। अगर टाइम कम पड़ता है आपको तो आपने 1 से शुरू करके सपोज आपने 39 तक किया तो 1 to 39 में गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो गैप विल शो कि आप इस सिचुएशन को संभाल नहीं पाए। लेकिन 39 पे अगर आपने खत्म कर दिया तो द एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड कि टाइम कम था, 39 तक इस कैंडिडेट ने अच्छे से जवाब दे दिया है, उसके बाद के लिए टाइम नहीं बचा, दैट इज एक्सेप्टेबल, बट दैट इज ओनली इन एसआरटी। डब्ल्यूटी एंड टीएटी में आप कुछ भी ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, उसमें आपको अपना जो स्टोरी लिखनी है और सेंटेंसेस लिखने हैं वो लिखने ही लिखने हैं आपको। नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट टेस्ट इन साइकोलॉजिस्ट टेस्ट इज योर एसडी, सेल्फ डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर आपको 5 हेडिंग दिए जाते हैं जिसके लिए आपको 3 पेज दिए जाते हैं। आपने हर हेडिंग को और थोड़े थोड़े गैप के बाद लिखना है, जिससे 2 पैराग्राफ तक कम से कम आप हर हेडिंग के लिए लिख सको। एंड हेडिंग्स आर वेरी सिंपल, 3 तो आपसे रिलेटेड डायरेक्टली हैं। सबसे पहले पेरेंट्स ओपिनियन, पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। सेकेंड इज एम्प्लॉयर्स ऑब्लिक पीयर्स, एम्प्लॉयर्स ऑब्लिक टीचर्स ओपिनियन। आप अगर आप स्टूडेंट हैं तो टीचर आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके एम्प्लॉयर आपके बारे में क्या सोचते हैं। थर्ड इज क्लासमेट ऑब्लिक कोलीग्स ओपिनियन, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके क्लासमेट आपके बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आप काम कर रहे हैं किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं तो आपके कोलीग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये तो 3 हो गए नॉर्मल हेडिंग्स। फोर्थ आता है व्हाट टाइप ऑफ अ पर्सन यू आर, आप किस तरह के इंसान हैं। इसके अंदर आपने लिखता, जनरली लोग अच्छा ही लिखते हैं अपने बारे में कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं लोगों की मदद करता हूं, ये है वो है वगैरह, दैट यू राइट। एंड फिफ्थ हेडिंग इज व्हाट टाइप ऑफ अ पर्सन यू वुड लाइक टू बी, तो आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। तो फोर्थ वाला जो था व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर, उसमें अगर आप अपनी कोई कमी पेशी लिख भी देते हैं, कमी पेशी क्या हो सकती है, एक्सेप्टेबल विद बी, अगर आप थोड़े से ऑन द हेवी साइड है, यू कैन राइट दैट माय मदर कुक्स गुड फूड तो आई टेंड टू ओवरईट समटाइम्स, दैट इज ओके, एक्सेप्टेबल है, होता है, इट इज अ नेचुरल थिंग। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सी पुअर है तो आप लिख सकते हैं कि आई एम अ लिटिल वीक इन माय कम्युनिकेशन स्किल, acceptable. Maybe you're from a small town, small village, small school, so maybe इतना communication skill आपके develop नहीं हुए हैं। And जो fifth है whatever person you'd like to be, इसी कमी पेशी को overcome करने वाला आपका reply होना चाहिए कि I want to improve my communication skill, I want to lose weight and become physically fit, for that I have started going for a run in the morning, something like that। तो fifth paragraph में अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो you're on the right lines। So this was all which was about the psychological test. एक मिनट कोविद, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एज ए साइकोलॉजिस्ट जब आप बच्चों की कॉपियां चेक कर रहे हैं, जैसे टीएटी,
तो हाँ आप जी। उसमें क्या क्या पॉइंट ढूंढ रहे हैं और वो किस तरीके से लिखे हुए होने चाहिए? ओके सर, ओके सर। अभी ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि टीएटी का टेस्ट जो सबसे पहला टेस्ट होता है, उसके अंदर में जैसी जो फोटोग्राफ आपको दिखाई गई वो फोटोग्राफ हमारे सामने भी आती है। जब हम वो फोटोग्राफ को देखते हैं तो सबसे पहले हम भी अपने से सवाल करते हैं कि इस फोटो में क्या नजर आ रहा है, इस फोटो में ये 1 2 3 4 चीजें नजर आ रही हैं। अभी ध्यान में देने वाली बात यह है कि अगर फोटो में 4 लोग नजर आ रहे हैं और आपने अपनी स्टोरी के अंदर सिर्फ 3 लोगों को डाल दिया है, दैट मीन्स यू आर वीक इन सोशल अडेप्टेबिलिटी। यानी आप चुन चुन के कुछ इंसानों से इंटरेक्ट करते हैं, कुछ लोगों को आप अवॉइड कर देते हैं। दैट इज वाई इन योर स्टोरी यू हैव नॉट इन्वॉल्व ऑल द पीपल। कई लोग क्या करते हैं, अगर 2 ही लोग नजर आ रहे हैं, लोग 1 2 और को डाल देते हैं जो फोटो में नहीं नजर आ रहे हैं। दैट मीन्स यू आर वीक इन सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। तभी आपने बाहर से 1 2 और लोगों को लाए और अपनी स्टोरी के अंदर शामिल कर लिया जो कि फोटो में नजर भी नहीं आ रहे थे। तो ध्यान में देने वाली बात यह है कि किस तरह से सिचुएशन नजर आ रही है, कितने लोग नजर आ रहे हैं, और बेसिकली उनके बॉडी एक्शंस क्या कन्वे कर रहे हैं, उन सब चीजों को आपने अपनी स्टोरी में शामिल करना है। इसमें बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट अ नॉर्मल स्टोरी, उसी से आइडिया हो जाएगा। सपोज एक है जिसके अंदर में एक बंदे ने पिस्तौल ली हुई है और दूसरे को दिखा रहा है, एक आदमी दूसरे पे पिस्तौल दिखा रहा है करके, अब ये बिल्कुल नेगेटिव सिचुएशन नजर आ रही है, एज इफ समबडी इज पॉइंटिंग अ पिस्टल फॉर थेफ्ट, फॉर थीविंग। मे बी ही इज अ थीफ, ही इज अ रॉबर, और मे बी ही इज अ टेररिस्ट और समथिंग। लेकिन अगर आप इसी में थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक भी रखो तो यू कैन ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ मेकिंग इनटू अ लिटिल पॉजिटिव स्टोरी। इसके लिए मेरी सलाह कैंडिडेट्स को एक ही रहती है कि आजकल कलयुग का जमाना चल रहा है। एवरी डे यू ओपन अ न्यूज़पेपर, यू ओपन अ मैगजीन, यू विल फाइंड लॉट ऑफ नेगेटिव पिक्चर्स कमिंग एवरीवेयर। कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं पे कोई क्रेन गिर गई है, कहीं पे कोई पुल टूट गया है, उससे कुछ गिर गया, बस खड्ड में गिर गई है, ये हो गया वो हो गया वगैरह। अभी आप देखो क्रिमिशन ग्राउंड में कल छत गिर गई जिसके कारण सो मेनी पीपल डाइड, शामली एंड ऑल दोस प्लेसेस वगैरह। नाउ दीज आर ऑल पिक्चर्स व्हिच आर शोइंग नेगेटिविटी। इन पिक्चर्स को काट के आप अपने पास रख लीजिए, और जैसे ही आप सुबह उठते हैं, इन योर डेली रूटीन यू हैव टू राइट 12 स्टोरीज। उसमें इन नेगेटिव पिक्चर्स को अपने सामने एक एक करके लाइए, 30 सेकेंड्स तक देखिए, और उसके बाद ट्राई चैलेंज टू यू शुड बी हाउ टू मेक इट इनटू अ पॉजिटिव स्टोरी। ये आप एक बार आदत डाल लेंगे नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट राइटिंग एक्सीलेंट स्टोरीज। इसमें लेकिन मेरा एक और एडवाइस है, कई बार टीएटी में नॉर्मल पिक्चर्स आती हैं। मैं उदाहरण के तौर पे कह सकता हूँ, एक पिक्चर बहुत आती है एसएसबी में जिसमें एक बरगद का पेड़ है, उसके नीचे एक बंदा और एक लेडी बैठे हुए हैं और खाने का सामान खुला हुआ, लग रहा है जैसे पिकनिक चल रही है, और पास में एक नदी बहती हुई जा रही है। तो इट इज जस्ट अ नॉर्मल सीन, तो द स्टोरी शुड ऑल्सो बी नॉर्मल। लेकिन आई एम सरप्राइज उसमें कैंडिडेट्स इतने ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि वो उसमें लिखते हैं कि राम एंड सविता आर कॉलेज फ्रेंड्स एंड दे हैव गॉन फॉर अ पिकनिक, और आफ्टर सम टाइम नदी की तरफ से आवाज आती है बचाओ बचाओ, एंड देन राम हु इज अ गुड स्विमर, ही रन्स, rushes to the river, finds कि a child is drowning and then he saves the child। भाई आपको किसने बताया कि हीरोपंती दिखानी जरूरी है? जब फोटो में ही नजर नहीं आ रहा है तो व्हाई डू यू वांट टू क्रिएट अ नेगेटिव सिचुएशन एंड देन ट्राई टू शो द हीरो एज हीरो? यू डोंट हैव टू डू ऑल दैट, यू डोंट हैव टू प्रूव दैट दैट फेलो इज अ हीरो ऑफ द स्टोरी। और इसी तरह से विमेन कैंडिडेट, इसमें वो दिखाएंगे सविता इज अ नेशनल लेवल स्विमर, तो बिफोर द फेलो कैन गेट अप शी रन्स टुवर्ड्स द रिवर, जंप्स एंड सेव्स दैट बॉय। यू डोंट हैव टू डू ऑल दैट। अगर नॉर्मल पिक्चर नजर आ रही है उसमें आप एक नॉर्मल स्टोरी बनाइए, सिंपल, और कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी बनाने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर हम इंडियंस अभी भी गांव से रिलेटेड हैं, तो अगर आपकी एक सिंपल सी स्मॉल टाउन की स्टोरी हो, विलेज से रिलेटेड हो, इट इज वेरी फाइन। यू डोंट हैव टू मेक एनी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज, नहीं तो आप अपने ही जाल में फंस जाओगे। Simple story as per the picture which is. So what we are checking in TAT is your relevance of the story to the picture which was shown to you. आपकी स्टोरी आपकी फोटो से रिलेटेड होनी चाहिए। जो एक्शंस, बॉडी लैंग्वेज कैंडिडेट्स दिखा रहे हैं इन दैट स्टोरी, वो आपके स्टोरी का पिक्चर वो आपके स्टोरी में नजर आना चाहिए। दैट इज हाउ वी चेक TAT।
WAT and SRT I've already told you, उसके अंदर में it is clear cut कि आपकी जो officer like qualities है वो बिल्कुल clear cut सामने आती हैं, तो it becomes very easy for us. ध्यान में देने वाली बात, हर जगह आपने उम्मीद की किरण दिखानी है. नेगेटिव सिचुएशन जिंदगी में भी आएंगी, उसके बावजूद आपने उम्मीद की किरण दिखानी है. हो गया जो होना था, अभी आगे बढ़ो. Tomorrow, why we have created these situations is so that we predict कल battlefield होगी. They say battlefield में the very first casualty is the plan. जो फौज प्लान बनाती है, सबसे पहले वो प्लान जो है वो उसका नुकसान होता है जैसी लड़ाई शुरू हो जाती है. तो a good leader is one who has got multiple plans up his sleeve. जब आप GTO टास्क पे जाएंगे, उसके अंदर में GTO आपसे कोई टास्क आपको ऑफर करेगा, उसके बाद में सडनली बोल देगा कि ये जो आपको रस्सी दी थी ये अब छोटी पड़ गई, ये जो बल्ली दी थी ये छोटी पड़ गई, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे. ऐसे 2-3 बार वो सिचुएशन को चेंज करेगा. A good candidate is one who should keep his eyes and ears open, his mind faculty open, so that you can immediately react to the new situation now. आपने चुप नहीं बैठना, आपने हर जगह सर अगर ऐसा हो गया अभी मैं ऐसे करूंगा सर, ओके अब ये हो गया सर, राइट सर अब मैं ऐसे करूंगा सर. Till the time the GTO says bus enough, you have to keep coming with some ideas or the other. A leader is one who does not give up and keeps trying till the end. He is called the leader, and that is what we are looking for in a candidate in SSB. Understood or not? Any other query regarding psychological tests? Yeah, I think Gaurav had a question. Gaurav, unmute yourself and ask question. Sir, in many situations, in many tests in SSB, sometimes it happens that we are short on time, we miss something, or in GD we could not do well. So, how to cope up with such situations? It will create stress, and it will disturb the mindset of a candidate. Gaurav, are you a repeater? That means I take it that you're a repeater? No, sir, I'm not a repeater. You're a fresher? I am just, yes, sir. I am just trying to understand that how will I react to such a situation in case something like that happens. Now I will tell you one thing. Your future in SSB, that is your result in SSB, is not decided on your one performance only. Abhi, I will give you an example. I was to come to the interview technique. Interview technique के अंदर क्या होता है कि you will ask the candidates who have already been to SSB, they will agree to whatever I am trying to tell you. उसके अंदर में चाहे कितना भी खराब इंटरव्यू गया हो, कितना भी अच्छा इंटरव्यू गया हो, the interviewing officer when he sends you out of the office, he sends you with a very high morale. He'll always say good job done. He will never say कि यार ये तो आप आंसर कर ही नहीं पाए, सवाल का जवाब ही नहीं दे पाए. Why? Because once you leave the interviewing officer's office, हो सकता है आपका GTO का second day बाकी हो. अगर आप दिल पे लेके बैठ गए कि भाई मेरी तो इंटरव्यू ठीक नहीं गई है, you will spoil your GTO also. तो ध्यान में देने वाली बात है कि पहली बार तो कभी भी मोरल डाउन नहीं करना चाहिए कि यार मेरा तो ये खराब हो गया, अब तो मैं गया. जो हो गया वो हो गया. Now concentrate on your job in hand and put in your level best. Nobody is checking कि आपका जो PIQ है, PIQ के अंदर आपने क्या क्या अचीवमेंट्स लिए हैं. PIQ is basically to inform the people who are taking your test, that is called assessors, just to tell them कि आपने अभी तक क्या क्या किया है, so that they can devise their questions as per that. Interviewing officer will plan his first 10 questions based on your PIQ. Similarly, the psychologist does not get to meet you. लेकिन उसको पता कैसे चलेगा जब वो आपका डोजियर चेक कर रहा है और आपके चारों टेस्ट को चेक करेगा, उससे पहले he wants some introduction to you, about you. आपकी फोटो नहीं लगी हुई PIQ में, लेकिन आपका PIQ में आपके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है. तो a psychologist comes to know, वो एक पिक्चर बना लेता है कि ये कैंडिडेट किस तरह का कैंडिडेट है. उसके बाद ही starts checking your dossier. और जब वो डोजियर चेक कर रहा है, बीच बीच में he'll keep falling back to your PIQ कि आपकी पर्सनालिटी निकल के क्या आ रही है और PIQ के मुताबिक क्या है. तो वो उस तरीके से, तो पहली बार तो कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए यार मेरा एक टेस्ट खराब हो गया. You should just say कि बाकियों का भी खराब हुआ हो सकता है you will do excellently well in your interview and maybe in GTO and maybe you get selected. So all candidates do not clear SSB by qualifying in all the three techniques.
There are candidates who qualify by clearing only by 2 people out of 3. एक से हो सकता है the candidate has not performed well and maybe a borderline case. तो बाकी 2 टेक्निक में उस कैंडिडेट ने अच्छा किया है, he will qualify, he'll clear SSB. So पहली बार तो कभी दिल से नहीं लगाना, और दूसरी बात ये है जो आपने 5 दिन में किया है उसी के बेस के ऊपर आपको असेस किया जा रहा है, इससे पहले कुछ नहीं, इसके बाद कुछ नहीं. तो जब आप SSB पहुंच गए उसके बाद से आपने क्या क्या किया, टेस्ट में परफॉर्म किया, उसके बेस के ऊपर आपका रिजल्ट अनाउंस होता है. We are seeing is your demonstrated qualities for those 5 days, and from there we'll be able to judge your actual personality and quality of a character. That is what we do. Okay, Shivansh, question. हाँ. Shivansh. Good evening, sir. Shivansh this side. Yeah, Shivansh bolo. Yeah, sir, I have one question regarding the rapid fire question that is asked in the interview while interview is going. Sir, if we are not able to answer the question in the particular sequence asked by the assessor or interviewing officer, so sir, does it create a negative impact on what is the... मैं आपको एक चीज बताऊंगा इंटरव्यू टेक्निक का. ऐसा है, everybody cannot be अंतर्यामी. I want to tell you that everybody cannot be knowing answers to all the questions. तो अगर कोई ऐसा सवाल आपसे पूछ भी दिया जाता है by the interviewing officer, you can always say, sir, I don't know now, but I will find out and come back to you. What you must do is register that question in your mind. हो सकता है एक से ज्यादा क्वेश्चन हो जिनको आपसे सवाल पूछा गया हो, जिनके जवाब आपको नहीं आते. आप इनको just keep it in the back of your mind. When you leave the interviewing officer's office, immediately go. You would have seen all SSBs have got cyber cafe. There are 8 to 10 cyber cafes in each SSB, and those cyber cafes are free of cost for the candidates. तो जैसे आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर के ऑफिस से बाहर निकलते हैं, एक कागज पेन लो, क्विकली जॉट डाउन की क्या क्या पूछा गया था जिसके मैं जवाब नहीं दे पाया. नाउ वॉक अप टू द साइबर कैफे एंड उसके बाद इमीडिएटली देन, मतलब खाना पीना बाद में, सबसे पहले, बिकॉज नाउ दोस क्वेश्चंस आर फ्रेश इन योर माइंड, और जाइए और साइबर कैफे से जाके उन 3-4 क्वेश्चंस के आंसर पता करिए. क्वेश्चन के आंसर पता करके राइट डाउन ऑन अ पेपर एंड कीप इट रेडी, बिकॉज ऑन द डे ऑफ द कॉन्फ्रेंस, दैट इज द 5th डे, सेम क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड बाय द इंटरव्यूइंग ऑफिसर टू यू ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस. ये से कि या कैंडिडेट चेस्ट नंबर सो एंड सो, आपसे मैंने इंटरव्यू के टाइम पे ये 2-3 क्वेश्चन पूछे थे, हैव यू फाउंड आउट द आंसर, बिकॉज यू टोल्ड मी कि सर आई विल फाइंड आउट एंड कम बैक टू यू. दैट टाइम यू शुड नॉट बी सेइंग सॉरी सर, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं नहीं ढूंढ पाया. That is the most negative thing that can go on. A good motivated guy is one who should be ready to learn, because this is the age. ये तो आपकी अभी तो फौज का आपको ए भी नहीं पता है, फौज के बारे में, आर्मी का ए भी नहीं पता अभी आपको, and you're joining the army. Which branch of army you go, वहाँ पे किस तरह का इक्विपमेंट है, किस तरह की ट्रेनिंग है, किस तरह का सब कुछ है, everything is new for you. तो we want a candidate who's keen to learn. हमें जिज्ञासा वाला कैंडिडेट चाहिए. तो ये सबसे पहले इंडिकेटर उसी चीज का है कि सर आपने ये 3-4 क्वेश्चन पूछे थे, मैंने सबके आंसर पता किए सर, फलाने का ये, फलाने का ये. नाउ दैट क्रिएट्स अ पॉजिटिव इंप्रेशन दैट दिस कैंडिडेट इज नॉट ओनली मोटिवेटेड बट कीन टू लर्न, कीन टू इंप्रूव, कीन टू एनहांस नॉलेज. दैट इज व्हाट वी वांट टू सी इन अ कैंडिडेट. अंडरस्टूड और नॉट? Understood, sir. Thank you very much, sir. Pleasure. Any other question, please? So, Mayur, go ahead with your question. Yes, sir. Jain, sir. Mayur, yes, sir. Yeah. Yes, sir. I want to just ask you that just you told about the TAT in like PPTT. If we got a normal picture in PPTT and is like assessor has to see our 15 OLQs, but how can we show our 15 OLQs in normal situation? And you told us that we should not write that emergency situation and all that things. Okay. PPTT. Yes, sir. Okay. Now, please listen to me carefully. आपका SSB is divided into 2 parts, that is stage 1 and stage 2. Everybody knows, everybody is clear about it? Yes, sir. So, Yes, sir. now what is there? ये 2 part में रखने का मतलब क्या है? मतलब ये है, the first day when you report to SSB, you are about 140 to 160 of you. लेकिन हमारे पास जो टेक्निक का जो वेयर विदॉल है, वो हम 40 से ज्यादा कैंडिडेट को स्टेज 2 में नहीं रख सकते.
अगर ज्यादा असेसर होंगे तो शायद उससे भी ज्यादा, अदरवाइज जनरली इट इज अराउंड 40। तो यानी कि अगर 160 रिपोर्ट किए फर्स्ट डे में, तो 120 हैव टू गो बैक ऑन द वेरी फर्स्ट डे। नाउ मैं छटाई कैसे करूं? इस 160 में से 40 मेरे को रखने हैं और 120 को वापस भेजना है। हाउ डू आई डू दैट? द बेस्ट थिंग टू डू इज यू हैव अ टेस्ट कॉल्ड पीपीडीटी। पीपीडीटी स्टैंड्स फॉर पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। इट इज इन 2 पार्ट्स। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो पीपीटीटी में आपको फोटो दिखाई जाती है, इट इज नॉट लाइक द फोटो ऑफ योर टीएटी। टीएटी में फोटोज आर वेरी क्लियर सो दैट यू कैन राइट अ क्लियर स्टोरी। लेकिन पीपीटीटी में क्या है कि फोटो इज अ हेजी फोटो। हेजी मतलब हल्की सी फोटो, जिसमें इट कैन बी एनीथिंग। पिक्चर परसेप्शन, आपका परसेप्शन क्या बोलता है, आप उसके नजरिए से अपनी स्टोरी लिख रहे हो। दूसरे का परसेप्शन कुछ और है, नजरिया कुछ और है, वो कुछ और लिखेगा। इसमें आमतौर पे देखा ये गया है, जो देश में ट्रेजेडी चल रही होती है, जनरली कैंडिडेट्स उसके ऊपर ज्यादा लिखते हैं। I'll give you an example. When I was in Allahabad SSB, I spent 3 years there, and 1 year I have done in Bhopal SSB. So when I was in Allahabad SSB, तो एक रिवर आती है जो नेपाल साइड से बिहार में आती है, इट इज कॉल्ड सोन रिवर, और उसमें फ्लड्स आते हैं दबा के। तो जैसे ही हमने पीपीटीटी कंडक्ट करते थे, कैंडिडेट्स जो आ रहे थे, मैक्सिमम कैंडिडेट्स यूज्ड टू राइट अबाउट फ्लड्स एंड दैट टू इन सोन रिवर इन बिहार। पिक्चर कुछ और ही थी, पिक्चर को बड़ा वेग रखा जाता है। अगर मैं क्लियर पिक्चर रखूंगा कि एक आदमी दूसरे को डंडे से मार रहा है, एवरीबॉडी विल राइट दैट सेम स्टोरी। लेकिन अगर मैं 2-3 लाइनें ड्रॉ कर दूंगा हल्की हल्की सी, जिसका कोई मकसद हो ना हो वगैरह, तो उसमें कोई सोचेगा कि एक फौजी बॉर्डर के ऊपर बंदूक लेके खड़ा है, कोई सोचेगा कि किसान जो है वो हल जोत रहा है अपने खेत के अंदर, कोई सोचेगा कि बिहार में या किसी जगह पे फ्लड्स आ गए हैं और फ्लड रिलीफ का काम चल रहा है, कोई सोचेगा कि तांगा और कार का एक्सीडेंट हो रखा है, कोई और सोचेगा। यानी कि इट इज परसेप्शन। दैट इज व्हाई अ वेग पिक्चर इज केप्ट सो दैट वेरियस टाइप्स ऑफ स्टोरीज कम अप। जब हम इसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ पीपीटीटी, दैट इज डिस्कशन टेस्ट पे बिठाते हैं, हम क्या करते हैं, 18 से 20 कैंडिडेट्स को एक साथ सेमी सर्कुलर फॉर्म में बिठाते हैं। सपोज इट इज चेस्ट नंबर 1 टू चेस्ट नंबर 19 को बिठा दिया हमने। इसके सामने 3 लोग बैठे होते हैं टेबल चेयर के साथ। इनमें सेंटर वन इज द इंटरव्यूइंग ऑफिसर, एक साइड पे साइकोलॉजिस्ट, एक साइड पे जीटीओ। जिसने सुबह आपका पीपीटीटी का टेस्ट कंडक्ट किया रिटन वाला, वो था साइकोलॉजिस्ट, और जो अभी डिस्कशन का पार्ट कोऑर्डिनेट करेगा वो जीटीओ होता है। अब वो जीटीओ बोलेगा कि अब आपको मैं देता हूं 1 मिनट का समय, अपनी अपनी स्टोरी को खोलो और उसको पढ़ लो, पढ़ के इसको फोल्ड करके बंद करके रख लो। नाउ यू विल नॉट रेफर टू द पेपर व्हाइल नरेटिंग योर ओन स्टोरी। अब आपसे क्या किया जाता है, चेस्ट नंबर 1 को बोला जाता है आई गिव यू 1 मिनट, प्लीज नरेट योर स्टोरी। अब उसमें लिखेगा राम इज अ कॉलेज गोइंग बॉय, he was staying in his village with his parents and friends. One day in the morning when he got up, he found that the complete village had floody water all around because it had been raining for the past 3 days. Ram immediately on his mobile contacts his friends, blah 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 blah, जो आपने स्टोरी बनाई होगी। अब जब चेस्ट नंबर 2 की बारी आएगी, वो बनाएगा कि हरीश was a inspector in the local police station. When he was going in the morning, he found that the truck was moving in a very suspicious manner. He called for his team and they impounded the truck. And when they searched inside, they found that some drugs were being carried. Something. तीसरा story बना देगा कि Nikhil was a captain in the army and he was deployed at the border, and suddenly the border shelling started. That's the time he caught hold of his soldiers and planned to give a befitting reply to the forces across. So he got his mortars ready, blah 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 and things like that. तो आपने देखा कि because perception अलग अलग था, तो 3 different candidates ने अलग अलग stories बनाई। Now what you are supposed to do? Suppose you are chest number 1 और आपने floods पे बना दी, और आपने अब अलग अलग भांति भांति की स्टोरी सुनने को मिल रही है। What you must do is now you must keep your ears open and see ये जो 18 कैंडिडेट बैठे हैं आपको छोड़ के, इन्होंने मेजॉरिटी ने किस सब्जेक्ट के ऊपर स्टोरी बनाई। सपोज दे मेड ऑन फ्लड्स, तो जब डिस्कशन स्टार्ट होगा, चेस्ट नंबर 18 ने अपनी स्टोरी खत्म की, अब डिस्कशन स्टार्ट होगा, और एम क्या होता है डिस्कशन का, टू कम टू अ कॉमन ग्रुप स्टोरी,
जब कॉमन ग्रुप स्टोरी के लिए डिस्कशन स्टार्ट होगा, अब आपका मकसद होना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी ने फ्लड्स पे बनाया है और आपने बनाया था कार एक्सीडेंट का, यू फॉरगेट अबाउट योर स्टोरी ऑफ कार एक्सीडेंट, नाउ स्टार्ट डिस्कसिंग फ्लड्स। एम पीपीटीटी का यह है कि क्या आप एक ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, और कॉमन ग्रुप स्टोरी जहां मकसद है, तो क्या आप उस ग्रुप में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जहां पे मेजॉरिटी जो सोच रही है उस सोच में आप भी भागीदार बन जाते हैं। हियर नोबडी इज चेकिंग कि आपने स्टोरी क्या बनाई थी और आपने क्या डिस्कशन किया। आपका देखा यह जाएगा कि क्या आप मेजॉरिटी के साथ चलने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। And when you're discussing with majority, you should not be repeating those points which the others have already done. You must have sharpness in your mind to contribute some original point also of your own. And let me tell you, if you take part in discussion, you are sure to go to stage 2. और stage 2 में जाने सिर्फ 40 लोग हैं। इसमें एक और चीज काउंट होती है, जो आपका सेकेंड टेस्ट होता है स्टेज 1 में, इट इज कॉल्ड योर OIR, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग, जिसमें आपके 2 IQ के टेस्ट होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। जनरली 60 नंबर के होते हैं। योर एम शुड बी टू स्कोर द हाईएस्ट इन दैट। उसके लिए आपके पास अवेलेबल क्या क्या है, एक मैगजीन हर महीने आती है, इट इज कॉल्ड कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू, CSR। CSR के लास्ट के पेजेस अगर आप देखेंगे तो उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से लेके हर तरह के वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट के सैंपल्स दिए हुए हैं। ये भी नहीं तो इसके अलावा IQ टेस्ट की किताबें आती है मार्केट में, 100 रुपए में आती है, उसमें मल्टीपल IQ टेस्ट दे रखे हैं, जस्ट इन योर फ्री टाइम, नॉट एज अ टेस्ट बट जिज्ञासा के लिए। कीप सॉल्विंग देम। उससे आपको एक आदत पड़ जाएगी कि अगेंस्ट टाइम यू मस्ट सॉल्व, एंड जितनी करेक्टनेस होगी आपकी आंसर्स की, उतने ज्यादा नंबर आपको मिलेंगे, एंड मोर आर द चांसेस फॉर यू टू क्वालिफाई फॉर स्टेज 2। तो ये 2 टेस्ट हैं, इनमें अगर आप अच्छा करेंगे तब जाके आप स्टेज 2 में जाएंगे, नहीं तो नहीं। तो PIQ की अहमियत अलग है और TAT के पिक्चर्स की अहमियत अलग है। अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. Got it, sir. Okay. Any other Understood, sir. question? Any other question? Ajay, go ahead with your question. Good evening, sir. I'm Ajay, sir. Yeah. Okay. Sir, I'm a repeater and I've been to SSB 7 times. So I have one question. Okay. So the question is, how do we handle the fish market kind of situation happening in GD, sir? I've always been curious about it. Nahi, are you talking about only the GD part, or you're talking about even PPTT when it happens, because it starts from there only? Even the PPDT, sir. Okay, I will tell you one thing. When you get a chance to narrate your own story, do it in a manner where you're addressing everybody, including the instructors. Don't look at the instructors, but you should be saying it in a deliberate manner. मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हिंदी में जितना deliberately आप बोलेंगे, यानी कि आपने तेज से नहीं बोलना, मोहन was a college going boy and he was going to college, then he found that there was an accident, blah 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 blah. It is all, this shows that you are totally lacking in self confidence. इसकी जगह आप deliberately बोलो, Mohan was a college going boy. In the morning he got dressed up and he was going to the college. When he found on the road an accident which has taken place between a car and a tonga, he immediately rushed and called for his friends on mobile to come and help out those people. Blah blah blah. कहने का मतलब है जितना deliberately आप बोलेंगे वो आपके confidence को express करेगा, सबसे पहली चीज। Secondly, do not be in a hurry to start speaking. जब आप discussion करते हैं, चाहे वो GD की discussion है, चाहे PPTT की discussion है, थोड़ा सा gap मिला और डग आप करके अपनी वानर सेना को अंदर कूदवा दिया। No. Think for 3 seconds, 4 seconds कि अभी तक क्या डिस्कस हुआ और क्या मैंने जो बोलने जा रहा हूं वो कुछ पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। अपने पॉइंट्स को अपने माइंड के अंदर इस तरह से फ्रेम करिए जैसे कि व्हाट यू स्पीक इज सेंस, बिकॉज यू मे गेट अ चांस ओनली वंस टू स्पीक, यू मे नॉट गेट अ चांस टू स्पीक अगेन। तो जब भी आप एक बार भी बोल रहे हैं, लेट इट बी द बेस्ट दैट यू स्पीक, and let it not be those points which have already come up in the discussion. There should be originality of thought. If you can do that, you are already coming in the eyes of the assessor. अभी ग्रुप डिस्कशन जिसके बारे में अभी आपने सवाल किया मेरे को, ग्रुप डिस्कशन में सिर्फ एक GTO बैठा होता है पीछे, and you're just the 10 of you. Why only 10 people in a GTO?
That is because the technique of a GTO and the expertise of a GTO can only assess 10 candidates at one time. 11th candidate होगा तो GTO is likely to miss out the body language and the thoughts or ideas being conveyed by the candidates. So सिर्फ 10 रखे होते हैं. अब वो 10 में, और आपने देखा होगा GTO जो है काले रंग का चश्मा पहनता है. क्यों पहनता है? जैसे आईज कहाँ देख रही है, बाएं देख रही है, दाएं देख रही है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो सब कुछ देख रहा है. आप आपस में ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, but he is watching. He is also seeing कि who are the candidates who are actually serious about discussion and who are just come for time pass. And he is assessing, he is noting down on his own. So what is to be done is, मौका एक ही बार मिलेगा डिस्कशन में, प्लीज ब्रिंग आउट योर बेस्ट पॉइंट्स एंड स्पीक डेलिबरेटली. एंड अगर कोई दूसरा बोल रहा है उसकी बात को नहीं काटना. मस्ट गिव हिम अ चांस टू स्पीक. एंड एक और चीज आप कर सकते हैं, अगर आप देखें कि कोई चेस्ट नंबर कैंडिडेट है, सपोज चेस्ट नंबर 5, जो ज्यादा डिस्कशन में पार्ट नहीं ले रहा है, इन द मीन टाइम आप बोल चुके हैं और 2-3 और भी बोल चुके हैं, then you should take control of the discussion and say कि gentlemen, we've all spoken and give our points, but chest number 5 has not spoken at all. Let us give him a chance. इससे क्या होगा? You are emerging as a leader. A leader is one जो सबको साथ लेके चले. तो आप वीक कैंडिडेट्स को भी मौका दे रहे हैं बोलने का, तो you are emerging as a leader. You are stopping others from creating a fish market, and you are letting a chap who has not spoken at all speak. जब फिश मार्केट ज्यादा हो जाए, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए. जैसे ही फिश मार्केट में थोड़ा ब्ला 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 खत्म हो, हल्ला गुल्ला खत्म हो, दैट्स अ टाइम यू मस्ट पुट इन योर पॉइंट. वो बहुत जरूरी है, सो दैट असेसर्स नो कि आपके अंदर भी जो सोच है वो सही है. इट्स ऑन द राइट डायरेक्शन. कोई भी असेसर अंतर्यामी नहीं है. नोबडी कैन गेस इन यू कि आपके अंदर की नॉलेज क्या है, अनलेस यू एक्सप्रेस इट. Secondly, I want to also say here कि develop your communication skills well. अगर आप इंग्लिश में हाथ तंग है तो हो सकता है you got very good ideas, but because इंग्लिश में हाथ तंग है, you will hesitate to give your points. अब दूसरे आदमी को नहीं पता आपके अंदर की क्वालिटी या आइडियाज कितने अच्छे हैं. जब तक आप उसको बोल नहीं पाओ, तो हैव अ फ्रेंड सर्कल, अपने 2-3-4 फ्रेंड्स को, और प्रण कर लो कि आज के बाद मैंने डोगरी नहीं बोलनी, मैंने हिंदी नहीं बोलनी, मैंने पंजाबी नहीं बोलनी, मैंने सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है. सुबह शाम इंग्लिश में बात करो, चाहे टूटी इंग्लिश में बात करो, डजंट मैटर. धीरे धीरे यू विल गेट हैंग ऑफ थिंग्स. ऑटोमेटिकली योर गुड आइडियाज विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज व्हिच दे वांट देयर. एंड अगर आप ज्यादा नहीं भी बोल पाते, स्पीक अ लिटिल इन हिंदी बट कम बैक टू इंग्लिश एज सून एज पॉसिबल. That is what is required. Understood? आप हमें थोड़ा GT के बारे में बताइए. Okay. ये जो आपका GTO का टास्क है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, इट इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी इजी एंड सिस्टमैटिक टास्क. उसको अगर आप ध्यान से टास्क के तौर पे ना देखो तो इट इज अ वेरी गुड थिंग टू डू. करना क्या है, आपके पास एक नैरेटिव दिया होता है. नैरेटिव मतलब एक आपको कहानी सी दे रखी होगी. उस कहानी के साथ में हो सकता है आपको एक सैंड मॉडल दिया होगा. सैंड मॉडल क्या होता है कि मिट्टी का बना हुआ आकार, एक कोई शहर का लेआउट दिखा रखा होगा, जिसमें कुछ हो सकता है पहाड़ी इलाका हो, कुछ आपका खेतों का इलाका हो, गांव एक जगह बसा हो सकता है कोई नदी बह रही हो, नदी के ऊपर कोई पुल हो, पास में कोई नाव हो, वगैरह वगैरह वगैरह. तो एक टिपिकल सीन जो होता है किसी गांव का या किसी छोटे शहर का, वैसे टाइप का कुछ दे रखा होगा. अब ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में क्या होता है, इसके अंदर जो नैरेटिव होता है, इसके अंदर में धीरे धीरे आपके पास में 2 चीजें निकल के आएंगी. एक आएगी, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी आपके सामने. उन प्रॉब्लम्स को आप अलग से आइडेंटिफाई करके उनको नोट करो, जिनको आप कह सकते हो टास्क. और टास्क को भी जब आप नोट करते हो, इसमें ध्यान में दो कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए. प्रायोरिटी 1 मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टास्क कौन से हैं, और 1 2 3 4 करके, और सबसे कमजोर टास्क कौन सा है, मतलब जो कि लास्ट में भी किया जा सकता है. और प्रायोरिटी 1 मींस जिसको इमीडिएट करना है, नहीं तो कुछ ना कुछ नुकसान होने वाला है. तो एक तरफ तो आपने टास्क की लिस्ट बना ली, दूसरी तरफ आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए रिसोर्सेज अवेलेबल टू यू. अगर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है, उसमें क्या क्या रिसोर्सेज आपको दे रखे हैं. इट कुड बी एक पुलिस स्टेशन है जहां पे एक जीप मौजूद है, जिससे कि अगर इमरजेंसी पड़ती है आपके पास एक गाड़ी अवेलेबल है. कोई छोटा सा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, PHC हो सकता है, वहां पे एक एम्बुलेंस अवेलेबल है. पास का गांव है नदी के किनारे, हो सकता है वहां पे 2-3 नाव अवेलेबल है. कोई पोस्ट ऑफिस है जहां पे एक वायरलेस इक्विपमेंट अवेलेबल है.
कोई रेलवे स्टेशन है, उसके पास कोई वायरलेस का इक्विपमेंट अवेलेबल है, वगैरह वगैरह वगैरह। जब आप ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज करेंगे और जब टास्क को आप एक एक करके देखेंगे, ऑटोमेटिकली यू विल रियलाइज, और ये सारे के सारे टास्क जो हैं वो अपने एक टाइम लिमिट के अंदर करने हैं। तो एज अ लीडर व्हाट दे एक्सपेक्ट आउट ऑफ यू इज असाइनिंग द रिसोर्सेज टू द टास्क। कहने का मतलब है कि कौन से टास्क को कब करना है और उसके लिए कौन से रिसोर्स को मैंने इस्तेमाल करना है। अगर आप ये कर पाते हैं, यू आर ऑन द राइट लाइंस। ध्यान में देने वाली बात, अगर एक ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है जिसमें दिया हुआ है कि एक रेलवे का पुल है जिसको, जो कि कल पिछली रात को बारिश आई थी जिसके कारण पुल टूट गया था, और आपको पता है सुबह 9 बजे एक रेलगाड़ी वहां से गुजरती है, डेली सुबह गुजरती है। क्यों? आप वहीं के रहने वाले हैं। तो सबसे पहला काम आपको होना चाहिए, जैसी सुबह होती है आपको सबसे पहले रेलवे को सूचित करना है कि भाई पुल टूट चुका है और ट्रेन को उधर से गुजरने ना दिया जाए। यानी ट्रेन जब तक पुल आए उससे पहले पहले ट्रेन को रोक लिया जाए। अब कैसे करना है वो आपने देखना है। इंपॉर्टेंट थिंग टू बी रिमेंबर्ड इज, सबसे मेजर टास्क जो भी होगा वो आपने खुद करना है, और बाकी के टास्क जो है वो आप अपने फ्रेंड्स को, 3-4 फ्रेंड जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उनके पास अपने साइन करने हैं। और कोई छोटा मोटा टास्क होता है, एक उदाहरण के तौर पे एक दुकानदार आपके पास आया, बोला कि भाई मेरा शटर नहीं खुल रहा है दुकान का, मुझे दुकान खोलनी है लेकिन शटर ऊपर नहीं जा रहा है, तो उसको ऊपर करना है। नाउ दिस कुड बी वन ऑफ द लीस्ट प्रायोरिटी टास्क। तो ये कौन कर सकता है? हो सकता है किसी ने कुछ और काम किया हो, उसी के पास ही दुकानदार के दुकान के पास कहीं पे कोई टास्क के लिए भेजा हो, और आते आते में ये शटर वाले के शटर भी ऊपर करता हुआ चला जाए। और जनरली जीपी में क्या होता है, एक आपको आरवी दिया होता है, आरवी मींस रांडवू, जहां पे आप सब ने एकत्र होना है, और एक टाइम दिया होता है कि शाम के 4 बजे सारे के सारे फलानी जगह पे मिलेंगे। तो आपने ये देखना है कि सबसे दूर टास्क करने वाला कौन है, उसको उतना ज्यादा टाइम लगेगा आरवी तक पहुंचने के लिए, तो क्या उसके पास कोई साधन अवेलेबल है जिसके जरिए वो टाइम पे आरवी पे पहुंच सकता है। मकसद ये होना है कि कंप्लीट ग्रुप मस्ट कलेक्ट बिफोर 4 PM एट द आरवी। तो टास्क भी आपने कंप्लीट करने हैं जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसके जरिए, और साथ ही साथ में आपने इंश्योर करना है कि ये सारे के सारे जो पार्टिसिपेंट हैं ये आरवी पे टाइम पे पहुंच जाने चाहिए। ये आप 2-3 बार प्रैक्टिसेस करेंगे। जो आपके पास एसएसबी गाइड है, अगर आप 2-3 लोग हैं तो अलग अलग एसएसबी गाइड खरीदिए। उससे क्या होगा, अलग अलग जीपी की प्रॉब्लम्स उसके अंदर दे रखी होंगी, देन इंटरचेंज दी बुक्स विद ईच अदर, तो यू विल हैव मोर सिचुएशंस। और यू गो ऑन द नेट, उसमें भी आपको कोई ना कोई एग्जांपल्स मिल जाएंगे। एसएसबी क्रैक साइट है और भी कुछ साइट्स हैं, उसके अंदर आपको कुछ एग्जांपल्स मिल जाएंगे, तो उसके जरिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इट विल बी इजी फॉर यू। Understood? What is RB, sir? RV is rendezvous. RV means a meeting place. आपको बोला जाएगा कि जो अपना हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर will be RV at 4 PM, यानी हनुमान मंदिर पे 4:30 बजे मिलेंगे। That is the meeting place for everybody. That is called RV. Romeo Victor. RV. Okay, sir. Lokesh, your question. जैन सर। जैन सर जीपीए में जो अवेलेबल रिसोर्स है, एग्जांपल बोट है सर, बट बोट से भी अच्छा हिडन रिसोर्सेस सर, कार को हमने यूज कर सकते हैं सर हिडन रिसोर्सेस? नहीं, आप मेरे को एक चीज बताइए ना, एक मिनट वेट। जीपी यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू रिसोर्सेज अवेलेबल टू यू। लेकिन मैं एक और चीज कहूंगा, कुछ चीजें आप एज्यूम कर सकते हो। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यू मस्ट नो एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन द कंट्री हैज गॉट एनडीआरएफ का हेडक्वार्टर। व्हाट इज एनडीआरएफ? नेशनल डिजास्टर। यस, तो जो डिजास्टर रिलीफ वाले हैं उनके पास में लाइफ बोट्स होती हैं, उनके पास में ये आपके ट्यूब्स होती हैं, आपके लाइफ जैकेट्स होती हैं, आपके चप्पू चलाने वाली नॉर्मल बोट्स होती हैं वगैरह। तो अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आपके जीपी में मेंशन्ड है तो ऑटोमेटिकली योर आईक्यू, योर इंटेलिजेंस शुड टेल यू कि यस दिस इज अवेलेबल। यू विल बी सरप्राइज्ड, police stations have got some resources available to them in terms of maybe life jacket, in terms of maybe tire tubes and all that. अगर floods आ जाते हैं, कुछ और आ जाता है, अगर आप उन चीजों को इन्वॉल्व करते हो, that shows your intelligence, it shows your awareness, which is a plus point. तो उनको आप यूटिलाइज कर सकते हो।
not an issue. अगर आपके GP में नहीं भी mentioned है, it is understood. Right, sir. Your next question, Akshay. Yes, sir. Jain, sir. Jain. There is a, sir, in the PPT or in the TAT, there is one soldier showing in the picture with weapon, and he is in action with his team, and we are not aware about such type of situations, sir. यार एक चीज आप बताओ, you may be having NCC in your college, No, or sir, maybe अच्छा, you are not a college student. Yes, sir. I had, sir. अच्छा, तो ऐसा देखिए, when you are preparing for SSB, do not keep the knowledge to yourself. Share your knowledge with others. This is very important. Even in life, हर जो कैंडिडेट है वो अलग अलग सिचुएशन से लाइफ में गुजरा है, तो अगर आप उसके अंदर में अपनी सिचुएशन को शेयर कर सकते हो, जैसे अगर somebody is an NCC, तो you certain things you will come to know as it is. अब हर कोई मूवीज देखता है, मूवीज के अंदर भी आजकल इस तरह की सिचुएशन दिखाई जाती हैं, आजकल तो बड़ी कॉमन चीज हो गई है ये सब. यूट्यूब पे चले जाइए, आपको कितने सारे वीडियोस, वीडियो गेम्स आजकल आर्मी रिलेटेड वगैरह ऑल दोस थिंग्स आती हैं, तो ऑटोमेटिकली और इमेजिनेशन शुड रन, क्योंकि आप सबने गेम्स खेली होंगी या कुछ ना कुछ देखा होगा. आजकल तो अवेयरनेस का जमाना है, हमारे टाइम तो गूगल भी नहीं होता था, किताबें पढ़ पढ़ के हम सारी नॉलेज लेते थे. आजकल का अगर कोई कैंडिडेट बोलता है कि मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग. सो मच ऑफ अवेयरनेस इज अराउंड यू. तो सी, जब वेपन लेता है बंदा तो क्या करता है वेपन लेके, अब वो खेतों में खुदाई तो नहीं करेगा ना वेपन के साथ. वेपन लिया है, साथ में एम्युनिशन है, तो दैट मीन इट इज यूज्ड फॉर फायरिंग. फायरिंग एट होम, फायरिंग एट द एनिमी एंड थिंग्स लाइक दैट. तो ऑटोमेटिकली योर इमेजिनेशन शुड गो एज पर दैट. तो जितना ज्यादा आप पढ़ाई करेंगे, किताबें पढ़िए अलग अलग टाइप की, मे बी वॉच सम मूवीज एंड ऑल, योर आउटलुक विल इंप्रूव फर्दर. मैं एक और एग्जांपल दूंगा यहाँ पे. अगर आपको ये छोटी छोटी चीजें आपकी उम्र में, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. पहली चीज कि बैंक का अकाउंट कैसे खुलता है, एटीएम से पैसा कैसे निकाला जाता है. तीसरा, अगर आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, ट्रेन अभी आई नहीं है और आपकी ट्रेन की टिकट गुम हो जाती है, अब क्या करना है. मैं वो नहीं बात कर रहा जो आप ई टिकट वगैरह ले लें, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पेपर टिकट विच यू टेक फ्रॉम द रेलवेज. और एक बार आपने ट्रेन को बोर्ड कर दिया और ट्रेन स्टार्ट होने लगी है, तब पता चला टिकट गुम हो गई, अब क्या करना है. जब ट्रेन चल पड़ी और तेज चल रही है, टीटी आया और आपसे पूछा भाई टिकट निकालो, और आपकी टिकट नहीं मिल रही, इट इज अ सिचुएशन इन एसआरटी, देन व्हाट आर यू सपोज्ड टू डू. तो these awareness, these all things you must know how what is the action to be taken. Automatically you will be able to answer properly. Understood or not? Yes, sir, understood. Our next question. Jai Hind, sir. Yeah. Sir, my question is on lecture topic. Suppose if we don't know and don't have any knowledge about the topic, then how we will give a lecture? How Give we me an will example. Give me an example. Suppose Cyber warfare, sir. yeah. Yes, sir. Sorry, cyber warfare. Yes, sir. Yes. Cyber warfare you are talking about. Yes, sir. See, a candidate of today, if he asks me what is cyber warfare, so I think that I should be falling back on you and saying, what is cyber warfare? You tell me. Children of today are so well aware about things. What is cyber? What is cyber? Sir, something which is related to computers. Computers, internet and all those things. Warfare, Yes, sir. uska Yes, sir. warfare. Break it into two and you will get the answer here. What is cyber warfare? Cyber warfare will be maybe the enemy is trying to hack your accounts. Maybe enemy is Yes, trying sir. to introduce virus oblique Trojan oblique something. So there is something called Yes, sir. antivirus program, anti-hacking programs and whatnot. Why don't you go on the Google and read about it? You will be able to answer better. Always, Okay. whenever you... Aishwarya. Hello, sir.
Yeah. Sir, actually, even I am repeater, and my doubt is I was graduated in 2019. At that time, I had an offer, but I didn't go for a job. Rather, I prepared for CDS because earlier I could not clear the written exam. But now I am doing job like since 4 months. So, will it impact my personal interview that No, I nothing. took a job? No, nothing. In fact, it will show a positive about you that you're not wasting time. You utilize your time. Side by side, you're preparing for CDS, which is a plus point. So No, sir, but girls, there was a drop. There was a drop of 1 year, not total drop. नहीं तो वो ड्रॉप में आपने किया क्या? सिर्फ CDS की तैयारी की? Yes, sir. तो where did you go wrong? No, but I just studied now. Like whole day I used to just study and work at home. And I yet did not you do did any not job. qualify in the written exam. No, I cleared my written exams, but now this is my 6th attempt which I'm going to appear. But I'm just saying that I did not do in that particular year except study. Okay. No, you can always say that. See, if there is a gap in your this thing, so that thing will always be there, but you don't have to feel conscious about it year after year. You're already 6 times appeared for SSB. I'm sure every time you would have carried that feeling in you that people are going to ask you a question regarding that. Now let that be bygone. Why don't you think about something brighter in future? Stop thinking about it now, and you just say, sir, what happened has happened. I have got over it. I realized the value of time, and I'm not wasting my time. I've started working and I'm contributing to the new company or the job, and side by side I've prepared well for CDS this time, and I'm sure to qualify this time. Do not bring in an issue which has happened long time and you've already suffered because of that, and do not keep repeating it. Just forget about it, and now just talk about bright things about future. That's all. Okay, thank you, sir. Okay, yeah. Sir, yeah. Gaurav, go ahead. Sir, linked to this, many of us have low percentage in academics at some point of time. So how to overcome the when IO roast us for that? IO roasts you for that. Acha. So you're what, butter chicken or something? Roasts you for that. Okay. Now just listen to me. Now it all depends. See, when we see your PIQ, what we see is that the candidate got maybe good marks in 10th, say about 85% or something, 12th 82% or something, but when that candidate went to the college, the percentage dropped down to 62, 63 or something. Now that is little understandable at our end also, because we know ki the discipline in school is more strict. So a child is bound by strict rules, attendance and all those things in school. लेकिन जब कॉलेज में जाते हैं तो एक आजादी की फीलिंग आ जाती है. There is independence. There is no accountability. Nobody so chary about your attendance part and all those things. And with less attendance, 60%, 70% also, they allow you to sit for your exams and things like that. So with the little newfound independence, the percentage may come down. That is understandable. That is not an issue. What we want to see is that after a drop, have you come up in life? आपके अगर percentage गिर गया, suppose 10th में your percentage fell, but in 12th you got good percentage, that is a added plus point to your personality. There could be circumstances, there could be something wrong. Maybe somebody was quite unwell when your exams featured, so maybe you could not concentrate well and appear for the exams properly. So that is understandable. But uske baad mein, have you tried to overcome it by doing something good? Now there are candidates who are good sportsmen. Football, hockey, they've represented school, maybe at the district level and all that. So could be that as a sports person, you're not good academically. तो अगर academically आप थोड़े से down भी थे, पर आपने बाकी चीजों में contribute किया, तो that means you have something in you. And you cannot be shunned and just kept to one side कि यार ये तो candidate is poor in academically. It is not that. So what we see a holistic picture. Holistic means हम एक पूरी overall picture देखते हैं. एक एस्पेक्ट को देख के किसी कैंडिडेट को पेनलाइज नहीं करते. हम हर तरफ का नजरिया देखते हैं, 360 व्यू, एंड उसके बाद वी फ्रेम अ पर्सनालिटी. सो यू डोंट हैव टू वरी.
even if you've not done well, but if you've overcome and started doing something better, it is a plus point in your personality. So always have faith in that system. Okay, sir. Okay, Niharika, go ahead. Niharika? Okay, Shivansh? Sir, I have texted the question. Yeah, can you verbally speak? Yes, sir. Let me. Yeah, badao. Sir, during the personal interview, sir, if I answer that I want to join armored regiment, that's why I want to join army. To the question asked by the interviewing officer, why do you want to join army? So will it will it create a positive or negative impact on my personality? नहीं, पहले तो I want to ask you a question. Why armored? Sir, actually, sir, I am fascinated about the tanks and the all the equipment used by a particular. Though this is the reply you should have given there. Okay, sir. So I will be going. See, what I'm trying to say is when you're passionate about something, that is how you desire that I want to join that particular thing. किसी चीज का चार्म होता है तभी तो आप ज्वाइन करते हैं ना. अगर आर्मी में चार्म है, somebody says, sir, I love to wear uniform. That is a charm by itself. Somebody says, sir, I want to wear armored style things because we wear black dangris with black beret and whatnot वगैरह. Somebody said, I want to join para commandos because वो फिर बलिदान का बैच and para के wings and whatnot वगैरह वगैरह. So there is some glamour and there is some attraction. That is why one wants to join the army. So you express that. That is a good thing. It is a very natural answer. It is a very expected answer out of you. So when you speak like that, it is on the right lines. Sir, and sir, if इसलिए आप जो feel कर रहे हैं, हाँ बोलो. Sir, then if the IO counters and creates more pressure on, so like that, if you didn't get the arm of your choice, then what will you do? See, I'll tell all you boys, girls, ladies and gentlemen, please keep certain things in mind. The aim in SSB is to create stress. उनका मकसद ही आप पे स्ट्रेस क्रिएट करना है एंड वी वांट टू सी कि क्या डू यू बकल अंडर प्रेशर. अगर आप पे स्ट्रेस होता है तो क्या आप उस स्ट्रेस से घबरा जाते हैं और बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं या यू कम बैक मोर स्ट्रांगली. स्ट्रेस करना क्रिएट करना तो आप जिंदगी में कहीं भी जाएंगे स्ट्रेस पूरी डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस है. समथिंग और द अदर विल ऑलवेज बी देयर. लेकिन उससे क्या आप घबरा जाते हैं और यू कम बैक, यू मेक योरसेल्फ स्ट्रॉन्गर एंड यू से कि नो आई विल कम बैक. अभी जीटीओ टास्क में आई विल गिव एन एग्जांपल. एक आपका टास्क होता है कमांड टास्क, फिर आपका हाफ ग्रुप टास्क वगैरह वगैरह, जिसमें आपको कोई बल्ली दे दी जाती है. मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था. बल्ली दी जाती है, रस्सा दिया जाता है, एक वेट दे दिया जाता है वगैरह, और आपको बोला जाता है एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाओ, बाकी में नो मैंस एरिया है, वहां पे आपने कहीं स्टेप नहीं करना है. नॉल अब आपको बल्ली दी गई 8 फुट की, रस्सा दिया गया 6-7 फुट का, और आपने कुछ प्लान बनाया जिससे कि आप क्रॉस कर सको. जब जीटीओ को लगा कि अब आप क्रॉस कर पाओगे, अब बोलेगा ओके, अब बल्ली जो 8 फुट की थी वो 7 फुट की हो गई है, रस्सा जो 6 फुट का तो 5 फुट का हो गया है. अब इस टाइम पे आप सिर पे हाथ रख के नहीं बैठ जाओगे कि सर अब तो मेरे को कुछ सूझ ही नहीं रहा. नो, दैट इज द टाइम यू शुड से अच्छा सर ऐसा कर दिया आपने, सर अब मैं ऐसे करूंगा, अब मैं ऐसे करूंगा. दिस इज हाउ वी आर क्रिएटिंग स्ट्रेस. तो अगर आपने बोला कि भाई मैंने आर्मर्ड को ज्वाइन करनी है बिकॉज आई हैव फैंसी फॉर टैंक्स एंड ऑल दैट, एंड ही क्रिएट सम अदर सिचुएशन ऑल, यू से कि ठीक है सर, अगर नॉट आर्मर्ड कोर आई विल फर्स्ट ज्वाइन द आर्मी एंड whichever branch I get, after that I'll volunteer for armored corps. And there are ways of you can change over from one arm to the other as per your passion. So there is always a solution to everything. Never come under stress. वो तो हमारा मकसद है स्ट्रेस क्रिएट करना. अगर आप स्ट्रेस में आ गए फिर तो यू आर फाइटिंग अ लूजिंग बैटल. अंडरस्टूड और नॉट? Thank you very much. This is for all candidates. This is for all candidates, I'm telling you. And let me tell you, if you can explain your situations with a little smile, अगर आपकी personality में थोड़ी सी smiling disposition है, I'm telling you, half your battle is won. That means the assessor will say, देखो मैंने इस पे stress create किया, लेकिन ये लड़का तो मुस्कुरा रहा है. और मुस्कुराता कौन है? 2 ही लोग मुस्कुराते हैं, या तो गधा सड़क पे खड़ा होगा मुस्कुराता हुआ मिलेगा आपको. क्यों? उसके अपर स्टोरी में कुछ है ही नहीं,
और दूसरा कौन मुस्कुराता मिलेगा? द पर्सन हु सेल्फ एश्योर्ड, उसने इतने अच्छे तरीके से तैयारी कर रखी है कि कोई चीज उसको हिला ही नहीं पा रही, तो वो मुस्कुराएगा, सर जो सवाल करना है आप करो, आई एम रेडी। तो अगर आपकी थोड़ी सी स्माइलिंग डिस्पोजिशन है, हाफ योर बैटल इज वन, द एसएसए विल से यार गुड चैप यार, स्ट्रेस के बावजूद भी हंस रहा है और आंसर भी सही दे रहा है। अंडरस्टूड और नॉट? Thank you very much, sir. Yeah. Okay, any other question? Hello, sir. Yes, sir. I have one question regarding Yes. sir, group planning exercise. I have a question one. Sir, in many of the group planning exercise narrative, sir, there is given that you are provided with the arms and ammunition, and in the nearby village there is a terrorist attack. So, and the police station or the army area is located more up to more distance. So, what we should use the arms and ammunition till the police come, or we should not use that? So, because that they are provided with us. See, I'll tell you one thing. Nobody is checking कि आपकी कोई प्रायर ट्रेनिंग आर्मी की है कि नहीं है वगैरह वगैरह, बिकॉज अगर किसी भी बंदे को आर्म्स और एमिनेशन दे दी जाए, इट इज नॉट अ गारंटी कि वो हथियार को लोड करके उसको फायर करना शुरू कर देगा। इट कैन नॉट हैपन लाइक दैट। तो ऑलवेज इन एनी लोकेलिटी दे सेंड यू, वहां पे कोई ना कोई पुलिस स्टेशन या कोई एनसीसी यूनिट या कोई उस तरीके का डिटैचमेंट, आजकल तो होम गार्ड्स इज एवरीवेयर, समथिंग और द अदर वगैरह। तो यू कैन ऑल्सो शो वेपन एज अ डेटरेंट। डेटरेंट मतलब आपने हथियार के साथ अगर 3-4 एक साथ हथियार के लिए चले गए, वो भी एक तरीके से डराने के भी काबिल है। टिल द टाइम द एक्चुअल ट्रेन्ड पीपल कम। ट्रेन्ड पीपल कौन होंगे? मे बी द पुलिस डिटैचमेंट कम्स और मे बी एन आर्मी डिटैचमेंट कम्स फ्रॉम समवेयर क्लोज बाय। तो जरूरी नहीं है कि जो अपने हथियार है वो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा चलाने के लिए, बिकॉज यू आर नॉट ट्रेन्ड, आप हथियार चलाना नहीं जानते हैं। लेकिन आजकल स्कूल्स और कॉलेजेस में एनसीसी है, एनसीसी के अंदर में आपको फायरिंग कराई जाती है, तो उससे आपको हथियार चलाने की आदत पड़ जाती है। तो you can always show, if you have NCC training and all, you can always mention that, or you can always say कि भाई we'll create a sort of a false front. False front means एक तरीके से जो भी टेररिस्ट है उसके लिए कि भाई हथियार वाले लोग आ गए, और and by time, जब तक वो टाइम हो रहा है तब तक में द पुलिस फोर्स और सम आर्मी ट्रेन फोर्स विल कम। नो जीपी विल लीव यू इन सच अ मैनर कि आपको अपने आप ही सिचुएशन को सॉल्व करना पड़ेगा जहां हथियार आर इन्वॉल्व्ड एंड यू आर अनट्रेन्ड। इट विल नॉट हैपन लाइक दैट। सम फोर्स विल कम इन टाइम, जब तक आपको कट ऑफ टाइम दिया होगा और आरवी के लिए दिया होगा टाइम। हेलो सर। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। या सर, आई हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू जीटीओ सर। ओके सर, मेरा क्वेश्चन ये है सर, जब इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल करते हैं एज ऐसे सर, जैसे मैं कोई इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल कर रहा हूँ, करने के लिए जैसे मैंने टार्जन जंप कर दिया, बट मेरी लैंडिंग सही नहीं हुई, मैं गिर रहा हूँ, मैं ठीक से कर नहीं पा रहा। एक बात होती है एग्जीक्यूशन करना अच्छे से, मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, मैं बॉल फेंक दे रहा हूँ, और एक अच्छे बॉल डालने में फर्क होता है सर, मतलब एक्शन के साथ। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में वो फर्क होता है, जैसे मैं टार्जन जंप से कुछ गलती से गलत लैंडिंग कर दिया, बम के बल गिर गया, या मैं सही नहीं कर रहा हूँ, तो वो मैटर होता है सर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में? I'd like to say something here. Yes, everybody does not have access to physical obstacles or maybe a ground where he can practice and improve his physical ability and capability. There are so many candidates who come to SSB who have not done much of running also outside their own home. Yes, leave alone attempting obstacles and all that. So we are not here to give कि भाई इसको 8 नंबर देने out of 10 या 10 out of 10 देने वगैरह. The very fact that you have the boldness in you to jump, catch hold of that rope and do the Tarzan swing and land up at the other end, irrespective को आप bumps पे गिरे कि अपने पैरों पे land किए वगैरह, it does not have any cognizance. आपने obstacle कर लिया, from our side you've done one obstacle, you'll get marks for that obstacle. Yes sir, I have one more question sir. Yes sir, sorry sir. बताओ.
Yes, sir. So while giving an personal interview or IO जब interview होता है sir, whenever a person expresses themselves, they use a hand gesture. जैसे मैं आप IO है, मैं आपसे interview, आप मेरा interview Correct. ले रहे हैं sir. Correct. So एक human being के लिए robot जैसा बैठना हाथ रख के, it is very Correct. impossible. और मुझे express करने के लिए I little use hand gestures. तो Correct. वो मैटर होता है सर, क्योंकि एसएसबी इज ऑल अबाउट बॉडी लैंग्वेज और आपका पोस्चर भी बहुत Correct. मैटर करता है सर. Yeah. तो इस Yeah. चीज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पीपीटीटी में हर Okay. जीडी, हर एक इसमें पीपीटीटी, Okay. जीडी, लेक्चरेट और जो भी जिसमें हम बैठते हैं हाथ रख के, Okay. इसके बारे में. मैं अपने सारे कैंडिडेट्स को, आई हैव बीन टीचिंग कैंडिडेट्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हैव क्वालिफाइड आल्सो. मैं हर एक को एक ही चीज बोलता हूँ, जब भी डिस्कशन की बात कहीं पर भी आए, अपने हाथों को ऐसे बांध लो, ऐसे. Okay. Whenever you sit like this. क्योंकि मेरे में भी आदत है ऐसे हाथों को कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करने के लिए यूज करने के लिए. When I have tied one hand in between with the other hand will say, ओए किधर जा रहा है, रुक जा इधर ही. Yes, sir. So that way, get into this habit now only. जब आप आपस में ग्रुप डिस्कशन करते हो, फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हो, कोशिश करो कि इन हैंड्स को आपस में इंटरट्वाइन कर लो, so that when you are speaking, you do not use your hand. ये आदत डालो, थोड़ी देर में हो जाता है, कुछ दिनों की बात है, बट हैंड्स को इंटरट्वाइन कर लो. Why that hand gesture is there? It shows little bit of lack in self confidence. कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तभी इंसान हाथों को यूज करके एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है. उससे अच्छा अपना एक्सप्रेशन को इतना अच्छा करो कि यू डोंट रिक्वायर हैंड्स. जब आप आराम से बात करोगे, डेलिबरेटली बात करो और क्लियर थॉट के साथ बात करोगे, ऑटोमेटिकली द अदर पर्सन जो आपको सुन रहा है, ही विल अंडरस्टैंड कि आप कहना क्या चाहते हो. सर तो बट ज्यादा डिस्कशंस करो. सॉरी सर, बट वो एक क्लोज बॉडी लैंग्वेज नहीं हो गया सर? क्योंकि हाथ तो जैसे हमने देखे चीज वीडियोस में वगैरह. नहीं, मैं आपको वो तो कह ही नहीं रहा कि आप बिल्कुल वो कर लो कि बिल्कुल जकड़ के फौजी तरीके से अकड़ के बैठ जाओ. नो, सिट रिलैक्स इन चेयर, पीछे पीठ लगा के हल्का सा रिलैक्स तरीके से बैठो, विद बोथ फीट ऑन ग्राउंड. बट हैंड्स को आपस में इंटरट्वाइन कर लो, सो दैट द हैंड्स डोंट मूव. एंड लेट मी टेल यू, इंटरव्यू टेक्निक में सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपकी कुर्सी लगाई जाती है, वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर से उतनी दूरी पे लगाई जाती है वेयर ही इज वाचिंग यू फ्रॉम हेड टू टो. तो सबसे पहले वो आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछता है. बेसिक क्वेश्चंस क्या होते हैं? व्हाट इज योर नेम, योर फादर्स नेम, व्हिच प्लेस डू यू बिलोंग टू, वगैरह वगैरह. ये वो सवाल हैं जिसमें आपको कुछ बोलने की, सोचने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली द आंसर्स आर कमिंग. This is the time the interviewing officer is watching you carefully कि आपकी basic body language normal questions पूछने पे क्या है. क्या आप अभी भी हाथ यूज करते हो? क्या आप क्या बोलते हैं, बीच बीच में पानी का ग्लास रखा हुआ है तो उसमें से घूंट मारते रहते हो? अब थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेगा कि बेटा 10th में तो आपके 84% आए थे और 12th में आपके 62% आए. Now here you are supposed to give a convincing reply to convince the interviewing officer. तो थोड़ा सा स्ट्रेस आप पे क्रिएट हो जाएगा. फिर उसके बाद उससे ज्यादा डिफिकल्ट कि ओके व्हाट इज हैपनिंग इन कोसोवो टुडे. यू विल नॉट इवन नो कि मैप में कोसोवो है किधर, तो मैं क्या बताऊंगा कोसोवो के बारे में. तो इट इज क्रिएटिंग मोर स्ट्रेस. सो दिस इज द टाइम ही इज वाचिंग योर बॉडी लैंग्वेज. तो जब आपके नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, दैट इज द टाइम अगर आप कामली सही जवाब दे रहे हो, ठीक से जवाब दे रहे हो और हैंड्स को आप आपस में लॉक करके रखोगे, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट गिविंग गुड रिप्लाईज इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आल्सो. तो ये थोड़ी सी आदत डालने की जरूरत है. एक बार आदत में शामिल हो गया, नॉट एन इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. क्या आप हमें थोड़ा जनरल टिप्स बताइए इंटरव्यूइंग ऑफिसर के बारे में. व्हाट ऑल शुड बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल यू आर इंटरव्यूइंग ऑफिसर. देखिए, सबसे पहले जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ये अलग अलग सिचुएशंस में हो सकता है जिस दिन आपने अपना साइकोलॉजिकल टेस्ट दिए हो सकता है आपको पहले से ही टाइम आ जाएगा दोपहर को कि शाम को 4 बजे आपकी इंटरव्यू है. नाउ दिस वाज 1 o'clock in the afternoon when you got to know, so you have ample time with you. That is the time now you should dress up properly in your formals. अगर if the weather is fine, you should wear a tie, shirt and tie, light colored shirt, dark colored trouser, जिस कलर के shoes उसी कलर की belt, and you should have a good haircut. I'm not talking about fauji haircut, but good smart haircut, and you should be well turned out. And similarly for the lady candidates also, they should be dressed up well. Okay. जब आपको टाइम मिल चुका है
and then you have to go. You should be well dressed up and be before time. 4 बजे इंटरव्यू के लिए बुलाया है, तो you should be, एक आउटर रूम होता है जहां पे एक बंदा वेट करेगा जो आपको वेटिंग रूम में बिठाएगा. You should be there by 3:30, 3:40. You should be there. जैसे ही आपको अंदर बुलाया जाता है, कैंडिडेट नंबर 1 प्लीज कम इन. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज गो नियर द इंटरव्यूइंग ऑफिसर के ऑफिस के बाहर का दरवाजा, उसको नॉक करो, या फिर हल्का सा दरवाजा खोल के अंदर पीप करके बोलो, गुड इवनिंग सर, मे आई कम इन सर. That candidate, that interviewing officer say, yeah, chest number 1, please come in. Now what you have to do is दरवाजा खोलो, अंदर जाओ, and उसके बाद walk up to the chair. उनके सामने एक कुर्सी रखी होगी और चेयर के पास जाके खड़े होके wish him good evening sir. Now he will say, yeah, candidate number 1, please sit down. Now how do you sit down? Sit down with थोड़ा सा पीठ को पीछे करके, so that your back is touching the back of the chair. But do not sit stiffly, sit relaxed. और हाथों को आप चेयर के दोनों हैंडल हैं उनके ऊपर रख के, हाथों को जैसे मैंने बताया था, फिंगर्स को इंटरट्वाइन कर लो लाइक दिस वगैरह, एंड हैव अ लिटिल स्माइल ऑन योर फेस. वॉच, मतलब look into the eyes of the interviewing officer with your feet firmly on ground in a relaxed manner. Now be ready, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाना उसका अपना आंसर करना. Now thing to be kept in mind is कि whenever he asks you a question, do not be in a hurry to answer. Pause for 2 seconds, 3 seconds. आराम से ठंडे दिमाग से सोचो पूछा क्या जा रहा है. What is being asked? Now in those 3 seconds and all, frame your reply. मन के अंदर में एक reply सोचो कि I will go systematically. जब भी कोई reply देना है, it should be in a logical, systematic manner. अभी ध्यान में देने वाली बात, there are so many interviewing officers who have for so many years have been assessing candidates. They are so sharp कि जब आप दरवाजे से एंटर करके अपनी कुर्सी तक आते हो वॉक करके, वो उस वॉकिंग से पहचान लेते हैं कि इज द कैंडिडेट रेडी फॉर द इंटरव्यू, तैयारी करके आया है, तैयारी करके आई है या नहीं आई है. वो उस वॉकिंग से ही पहचान लेते हैं पूरा. उसके बाद जब आप बैठे हैं, जब आपसे सवाल पूछा जा रहा है, तो डिलिब्रेट करके आप रिप्लाई देते रहे. कोशिश करिए कि सट्टे ना मारिए, बिकॉज यू हैव टू ग्रांट टू दैट इंटरव्यूइंग ऑफिसर दैट इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैज गॉट होल लॉट ऑफ नॉलेज. ही मे नॉट इवन टेल यू. लेट मी टेल यू, अगर आपको एक मिस्टेक भी करो, अभी लॉजिकल रिप्लाई क्या है, आपका एक बड़ा भाई है, वो आपसे पूछेगा कि आपका दिल नहीं करता कि बड़ा भाई हर जगह अपनी बॉसिंग अराउंड करता है, कि दिल नहीं करता कि किसी दिन मैं उसको कस के थप्पड़ मारूं. And he will create in such a manner, हंसते हंसते, यार होता है ना, हर घर में होता है. What will you feel? You'll start putting your guard down and say कि हाँ सर, मेरा भी दिल करता है कि मैं किसी दिन कस के अपने बड़े भाई को थप्पड़ मारूं करके. Why? You will start realizing, and you know what will he say? He'll say good, very good. हर घर में यही होता है. तो आपके मन में एक फीलिंग आने लग जाएगी, देखो यार ये एक हमसाया है, who is understanding me well, जो मेरे पेरेंट्स मेरे को नहीं समझ पाए, मेरे भाई बहन मेरे को नहीं समझ पाए, मेरे दोस्त नहीं समझ पाए, यहाँ पे एक अंकल बैठे हैं जो मेरे को अच्छे से समझ रहे हैं. That is a type of interview technique which is employed by the interviewing officers to get to know you well. आपके हाँ में हाँ मिलाना, आपकी अगर कोई चीज कमी पेशी भी है उसमें भी कहना गुड, वेरी नाइस, और आपको चीयर अप करके रखना. आपको लगेगा यार देखो आई वाज रियली गुड, अदर्स पता नहीं क्या सोचते थे मेरे बारे में, आई एम रियली जेन्युइनली अ गुड चैप है. और आप फिर क्या करोगे, धीरे धीरे यू विल स्टार्ट लेटिंग योर गार्ड डाउन, और जो नहीं भी बोलना आप उस लहर में खो जाओगे, एंड यू विल स्टार्ट रिवीलिंग योर इनर सीक्रेट्स एंड थिंग्स लाइक दैट. लेट मी टेल यू, एसएसबी इज नॉट द प्लेस जहां पे आपने कोर्ट कचहरी में कटहरे में खड़े होना है, गीता पे हाथ रखना और कहना है कि मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा. दिस इज नॉट द प्लेस. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि प्लीज इवैल्यूएट द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड. पूछो, अपने से पूछो कि क्या पूछा जा रहा है, और ये नहीं कि आपने बस अपने दिल की जितनी भावना थी सारों की सारों को आपने बोल दिया. जो वो आप में नहीं भी ढूंढ पा रहा था, आपने खुद ही कबूल कर दिया. So this is not the place. That is one. Secondly, whenever anything is being asked, you have to keep another thing in mind. Interview can matter from an interviewing officer to another interviewing officer. कुछ interviewing officers हैं who are good sportsmen. तो हो सकता है they will have their interview most of the questions based on outdoors, physical fitness, games and other things वगैरह. कोई अगर टेक्निकली क्वालिफाइड इंटरव्यूइंग ऑफिसर है और आप अगर सोचो इंजीनियरिंग एंट्री के लिए गए हो, टीजीसी हो गया
यूईएस एंट्री हो गया, या फिर आपका जो 10+2 वाली स्कीम है उसकी इंटरव्यू के लिए आप गए, तो हो सकता है he will ask you more technical questions because he himself is technically qualified. I will give you an example. I came for lunch during SSB के batches आए हुए थे, and I came for lunch. तो one of the other boards, I was in 19 board in SSB in Allahabad. So this gentleman was the deputy president of 14 board. So he came in the afternoon to have lunch with us. He said कि मेरे पास एक बड़ा interesting candidate है जिसकी इंटरव्यू आज शाम को 4 बजे मैं ले रहा हूँ. वो PIQ देख के आए थे, उसमें लिखा हुआ था. तो हमने कहा सर क्या इंटरेस्टिंग है. He said कि यार उसने अपनी हॉबीज में लिखा है कि I do ice skating and I do hang gliding. अब these are not common games which are available in India. इंडिया में आप नॉर्मल गेम्स खेलते हो, हॉकी, फुटबॉल वगैरह वगैरह. अब अगर हट के कोई इस तरीके से बोल रहा है तो दैट मींस दैट बॉय मस्ट बी एक्सेप्शनली गुड. दैट इज व्हाई ही इज सेइंग ऑल दैट. तो हमने कहा सर आपको यू नो आइस स्केटिंग एंड हैंग ग्लाइडिंग. बोलता नो. हमने कहा देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू. बोलता आई विल इमीडिएटली आफ्टर माय लंच आई विल गो टू माय ऑफिस एंड सिट ऑन द नेट and I'll go on hang gliding and ice skating and I'll download questions accordingly. In the evening when we gathered for dinner, तो we said sir क्या हुआ इंटरव्यू का. बोलते यार जिस साइट पे मैं गया था क्वेश्चंस पूछने के लिए, this candidate had also visited the same sites. तो he already had ready answers to whatever questions I asked. That ऐसा भी होता है where the interviewing officer may not know about a particular thing, but he would have found out. And so what is come out of all this is that whatever games you mention in your PIQ, that you play a certain game, you must be conversant with the rules and regulations in that. जैसे वॉलीबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल में एक पोजीशन होती है उसको कहते हैं लिब्रो. अभी अगर एक नॉर्मल में बंदे से पूछो व्हाट इज लिब्रो, he may not know, but a volleyball player will be able to tell me what is a libero. I am just giving an example. So जो भी गेम आप मेंशन करते हो in your PIQ, you should be conversant about the basic rules and all. Why? He is going to ask you. क्योंकि अगर आप रेगुलरली खेलते हो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस तो काम में आते हैं डेली के टाइम पे. तो इंटरव्यू के अंदर में मैंने आपको बताया पहली बार, be thorough in whatever information you furnish in PIQ because most of the questions are going to be based on it. तो अगर आपने सट्टे मारे हैं तो you are likely to get caught. That is one. कि भाई मैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर को इंप्रेस कर दूंगा by using certain things, certain terminology and all. It will not happen. You are likely to get caught on that. Secondly, I have also told you कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, you should be gracious enough to say कि सर मेरे को इसका आंसर नहीं आता है, but I'll find out and let you know. And I've already told you how to find out the answer. That you must do. And thirdly is कि have a little pleasing disposition, थोड़ा सा smile, थोड़ा सा यू नो एक्सुबरेंस इन योर डेमिनोर. मतलब आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो थोड़ी सी एफर्वेसेंट, जोश वाली होनी चाहिए. जैसे सोडा की बोतल खोलो तो जो जिस तरह से बबल्स बाहर निकलते हैं, हैव अ बबली पर्सनालिटी. एवरीबॉडी लाइक्स बबली पीपल. उदाहरण के तौर पे आई विल टेल यू, स्कूल कॉलेज डेज में कोई नया स्टूडेंट ज्वाइन करता है, गर्ल या बॉय आपकी क्लास में ज्वाइन करता है, अगर वो एवर स्माइलिंग है, मिक्सिंग अराउंड विद अदर्स, एवरीबॉडी विल से यार इससे दोस्ती करनी है. That means you like a person who's smiling and who's mixing around. That is what we are looking in SSB also. We want officers who are smiling and with a happy attitude, with a little bubbly personality and with a little hunger in them to learn new things. हमें ऐसे ही बंदे चाहिए. तो जैसे आपको लोगों को पसंद है वही हमें SSB में पसंद है. और इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो है, because you are one-to-one with him and he is actually a fatherly figure, because interviewing officer बनते हैं after commanding a unit. तो he is already in the know of assessing people. Because जब आप commanding officer अपनी यूनिट में होते हो, आप हर जवान को, हर ऑफिसर को उसके पोटेंशियल के मुताबिक ड्यूटी देते हो. अगर कोई आउटडोर्स में दौड़ने वोड़ने में अच्छा है, उसको दौड़ने वोड़ने की ज्यादा टास्क दिए जाते हैं. जो लिखाई पढ़ाई में अच्छा है, उसको लिखाई पढ़ाई के ज्यादा टास्क दिए जाते हैं. It cannot happen कि fish is told to climb the tree. It is always as per your capabilities. So he, interviewing officer, is already knowing कि how to bring out the best in you. तो nothing like कि अगर आपके अंदर में वो चीज है and he is already fatherly figure, तो you have to grant him कि उतने साल he has seen more than you. उन्होंने दुनिया देखी है. He has already assessed people.
The interviewing officer will always be asking you questions with a little purpose to find out some aspect of your personality. And as somebody said, body language is a very important part of it. Understood? Yeah. Any other query? Any other question? Sir, one thing I wanted to ask is that other different to other hobbies, I have a hobby of playing esports, playing computer games which involve sports. For instance, we have teams in that, we have our friends in that, and we play with them. Okay. So, is it a good hobby? How do you see it? See, I'll tell you one thing. The times of today. I'll give you a small example also. There was a movie on Discovery about a year back. I still remember. उसमें दिखाया था old times and the new times. उसमें they showed a boy who had come back from school with a heavy school bag. And the mother said कि बेटा थक गए होगे. उसने अपना बैग निकाला, मुंह हाथ धोए, lunch खाया, slept for some time. Then he got up at 4 o'clock or something, did his homework. And after that बोलता कि मम्मा खेलने जाऊं? बोलता yes जाओ. So he picked up his football boots and his football, put it on the school cycle का carrier behind, and he went for playing. At 6:30 came back, पूरा मिट्टी से भरा हुआ कि football खेल के. तो mother said कि okay, take a bath. After bath, क्या बोलते, sit down for little studies. थोड़ी सी उसने पढ़ाई की, फिर खाना खाया और वो सो गया. अब आजकल के टाइम्स दिखाए तो the boy comes back from school now with a much heavier bag, and he says कि मम्मा थक गया हूँ. Again same dialogues कि okay, मुंह हाथ धो, खाना खाओ, go to sleep for some time, now do your homework. By the time he finishes his homework, it is a big homework. By the time he finishes, it is already dark outside. He says कि मम्मा खेलने जाऊं? बोलता yes. He goes to the other room, computer on करता है, उसमें फुटबॉल की गेम लगाता है, फुटबॉल खेलता है, and after that he says मम्मा थक गया. Then he says कि okay चलो खाना खाओ, homework करो, and go to sleep. So what has changed now is the children of today are more on the cyber part of it. That is net पे बैठना, बड़ी Google से लेके आजकल तो Netflix आ गया है, and Z5 आ गया, and so many other channels and all, YouTube आ गया, so everybody sitting on it. हमारे टाइम पे जो भी नॉलेज एक्वायर की जाती थी बुक्स पढ़ के होती थी. आपके टाइम पे जस्ट प्रेस वन बटन एंड ऑल योर नॉलेज इज अवेलेबल. So the children of today, everybody knows that they are not more into that much of physical as they are more into the cyber thing. So that as it is understandable. But my advice to you all is, if you have to join the armed forces, you have to be physically fit. You have to be physically active. You have to play some physical games because you have to interact with the troops. And troops के साथ खेलना है तो troop games आने चाहिए. Troop games कौन सी हैं? Football, hockey, volleyball, basketball. These are troop games. So you have to pick up some game. You have to play some game if you have to interact with the troops. आपने जब आप नए ऑफिसर बनोगे, उसके बाद जाके सबसे पहले you have to establish with the men. Men will not look at your rank. They will say कि इस ऑफिसर में capabilities क्या है. आपने कारगिल की लड़ाई देखी थी 99 में जितनी बड़ी बड़ी पहाड़ियां आपने देखी हैं, वो तभी फौज चढ़ पाती had the forge not been led by young officers. जहां जहां officers have led operations, we have got excellent results. यानी officer has to be physically fit. तो ये जो आप बोलते हो कि मैं साइबर पे गेम एंड ऑल दैट वगैरह, दैट इज अंडरस्टैंडेबल. वो बच्चे आजकल वही खेल रहे हैं, लेकिन दैट कैन नॉट रिप्लेस योर फिजिकल फिटनेस एंड योर कैपेबिलिटीज इन योर आउटडोर गेम्स. You have to do it if you have to join the armed forces, and you have to connect with your men. With that, sir, I am a NCC cadet also, and I do physical activities. नहीं, I'm not talking about physical activities. I'm talking about you have to pick up some game also. See, आर्मी में जाके आपको कोई गेम नहीं सिखाएगा, एकेडमी में जाके कोई गेम नहीं सिखाएगा, लेकिन before you join a training academy, if you are already having knowledge of some game, then you will become a better participant. Academies don't teach a fresher how to play a game. Academies will give you a chance, if you are already a player, to improve and become a better player. So might as well, this is the time it is expected out of you, not only to be physically fit, but to play some games. So you must play all that. Hello, sir. Yeah. I just have one question out of curiosity, sir. Sir, yeah. I just wanted to know the procedure of conference. मतलब conference में आने के पहले decide हो जाता है कि this guy's candidate is recommended, और after going outside मैं आपको बताता हूँ. और discussion कैसा होता है, मतलब क्या होता है? Just curiosity, sir. Okay, I'll tell you.
जब आप अगर जो भी रिपीटर्स होंगे वो आपको बताएंगे कि कॉन्फ्रेंस के अंदर 1-2 लोग नहीं बैठे होते, वहां पे 14-15 लोग बैठे होते हैं। कौन बैठे होते हैं? अगर एक एसएसबी है, सपोज 19 एसएसबी इलाहाबाद, तो 19 एसएसबी में जितने भी जीटीओस पोस्टेड हैं और जितने जीटीओस ने बैचेस को असेस किया वो सारे बैठे होंगे। जो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड है वो बैठा होगा, ब्रिगेडियर ऑब्लिक मेजर जनरल रैंक का। डेप्टी प्रेसिडेंट हु इज अ फुल कर्नल वो बैठा होगा। साथ में 3 सिविल साइकोलॉजिस्ट और एक फौजी साइकोलॉजिस्ट। जैसे आई वाज अ फौजी साइकोलॉजिस्ट, तो आई यूज्ड टू बी वन ऑफ देम सिटिंग। तो देयर आर गुड अबाउट 10 odd पीपल सिटिंग। अभी जो 3 लोगों ने उस कैंडिडेट को असेस किया, सपोज कैंडिडेट नंबर 1 इज टू बी कॉल्ड इन, तो उसको बुलाने से पहले द इंटरव्यूइंग ऑफिसर जिसने उस कैंडिडेट नंबर 1 का इंटरव्यू लिया है, ही विल स्टार्ट रीडिंग कि राइट जेंटलमैन, कैंडिडेट चेस्ट नंबर 1, so and so name, belongs to so and so place. He'll just give a small background about the candidate कि उसके PIQ में क्या लिखा है, कहाँ का रहने वाला है, फादर पेरेंट्स क्या करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद में द इंटरव्यूइंग ऑफिसर विल से मार्क्स प्लीज। अभी जो मार्क्स आपको दिए जाते हैं, टोटल आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यू में टोटल मार्क्स है 900। उस 900 को पहले क्या होता था, एक फोर्थ साइकोलॉजी, एक और असेसर होता था हर एसएसबी में, उसको कहते साइकेट्रिस्ट। पहले होता था, बहुत पहले, आज से कोई 15-20 साल पहले। वो साइकेट्रिस्ट होने के कारण when you divide 900 by 4 it comes to 225 marks. So हर एक को 225 marks मिलते हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, GTO, साइकोलॉजिस्ट, all 3 of them get 225. अभी क्योंकि साइकेट्रिस्ट हट गया है, तो वो जो बैलेंस 225 मार्क्स हैं वो आपको कॉन्फ्रेंस में दिए जाते हैं। अब कॉन्फ्रेंस में कैसे दिए जाते हैं? इफ यू आर डूइंग वेल, automatically your conference marks will also be well, good marks. If you're doing badly, automatically your conference marks will also be badly. It cannot be in school days कि सर फिजिक्स में मैंने रिटन एग्जाम में तो 33 मार्क्स ही लिए 60 में से, लेकिन प्रैक्टिकल में मेरे को 30 on 30 मिल गए, so I got 63 out of 100. No, not here. जैसी आपकी परफॉर्मेंस होगी उसी के बेस पे आपके इंटरव्यू के मार्क्स होंगे। If you've done well with the GTO and psychologist and the interviewing officer, automatically your conference marks will be good. Automatically you will further, your merit will further go up. It is like that. So before you are called, उससे पहले मार्क्स प्लीज हो गया, तीनों ने अपने मार्क्स बता दिए। अभी अगर कोई कैंडिडेट क्लियर है with all the 3, then not much of discussion is done. They just say a good candidate. अगर कैंडिडेट में कोई प्रॉब्लम आई विद एनी ऑफ द असेसर, देन दैट असेसर हु हैज फेल्ड हिम, उसको बोला जाता है प्लीज प्रेजेंट योर केस। सपोज आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, आई हैव नॉट क्लियर्ड वन कैंडिडेट एंड दैट कैंडिडेट इज ऑलरेडी क्लियर्ड विद द GTO एंड द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। नाउ आई विल हैव टू प्रेजेंट माय कंप्लीट केस कि मुझे क्या क्या उस कैंडिडेट में नजर आया, कौन सी पॉजिटिविटीज थी, अगर कोई शॉर्टकमिंग नजर आई कौन सी शॉर्टकमिंग थी। अब ये शॉर्टकमिंग आगे जाके जब ट्रेनिंग का पीरियड होगा और बाद में जाके जब वो ऑफिसर बनेगा, तो क्या ये उसकी पर्सनालिटी और पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो मैं डिस्कस करूंगा। इफ आई स्ट्रांगली फील दैट द कैंडिडेट इज वेरी बैड, then I will give him such marks that even if he is cleared by the other 2, he will fail. लेकिन अगर मुझे बॉर्डर लाइन केस लगा, आई विल से कि मैंने देख लिया है कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर से भी कैंडिडेट क्लियर है, GTO से भी क्लियर है, तो आई हैव नो प्रॉब्लम्स इन क्लियरिंग द कैंडिडेट, दो आई हैड नॉट क्लियर्ड हिम, आई हैड पुट हिम ऑन बॉर्डर लाइन। लेकिन अगर मुझे नजर आया कि बाकी 2 से क्लियर कट है, तो आई विल इन द एंड से कि आई हैव नो प्रॉब्लम्स इन क्लियरिंग द कैंडिडेट, तो दैट कैंडिडेट क्लियर्स, पास हो जाता है। सर मैं जब SSB के लिए गया था, तो मेरा जो कॉन्फ्रेंस था, तो मुझे पूछा गया था हाउ वाज योर कॉन्फ्रेंस, और मुझे इंजरी भी हुई थी, तो मुझे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था आपके हाथ पे क्या हुआ। डज दैट इंडिकेट कि मेरा GTO ठीक नहीं गया था? नो, इट हैज नथिंग टू डू विद दैट। कोई भी गिर सकता है, क्या गिरना कोई जुल्म है क्या? कोई भी गिर सकता है। यस सर। It has got nothing to do. It all depends कि after your injury also, did you continue in the same energy with the same vigor? And are you still motivated? या आप बस वो self pity पे अपने हाथ को पकड़ के बैठ गए कि यार ये तो चोट लग गई यार, मैं तो ये हो गया वो हो गया वगैरह। If you have that same spirit in you, ups and downs सबकी लाइफ में आते हैं, उसके बावजूद if your morale is up and you have that same peppiness in you, you can clear, आप clear हो जाएंगे, कोई problem नहीं है। Okay. Anybody left with any questions? If there are no questions, I think we'll thank Colonel Kovid Bhardwaj. Thank you, Kovid. You've done a wonderful job.
Thank you, And sir. Thank you so much. that energy which you shown for last 2 hours, boys and girls, this is the energy you need to maintain for 6 days over there. The same way, same tone, same analysis, same objectivity. He kept talking to you for 2 hours, and he's given you so many insights. So you should be thankful to him. So to thank him, I would request all of you switch on your videos and do clapping for him. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Hello, God bless you. Thank you, Do sir. well. Everybody should do well. God bless you. Do well.